पुरानी किताब के अंदर से, हाँ। शुरू से पढ़ रही हूँ मैं। तो वहां पर आपने एक जगह लिखा है, रस घात के अंदर पूर्ववत कर्मों के रस को तीव्र भी करते हैं, उसको भी रस घात कहेंगे? देखो ऐसे है ना, श्रुति परंपरा से चल रहा था। घात यानी परिवर्तन भी होना करता है। पुराना जो रस है, विद्यमान रस, उसका घात कर दिया, चाहे उसको बढ़ाया चाहे उसको कम किया। लेकिन अभी महाराज साहब कह रहे हैं जो नष्ट कर रहे हैं उसी को घात में ले रहे हैं। अच्छा, हाँ वही मुझे, मैंने कहा तीव्र। उद्वर्तना और अपवर्तना रस की भी मान रहे थे, अब नहीं कर रहे अच्छा, हैं ना। अब खाली अपवर्तना को ही रस घात में ले रहे हैं। भी रस हाँ बांधा हुआ हाँ। था, परिणाम बहुत विशुद्ध हो गए, शुभ प्रकृतियों में रस की उद्वर्तना हो गई, तो वो घात परिवर्तन के हिसाब से भी उसको कहते थे। अच्छा, शुभ प्रकृतियों के रस को बढ़ाने को भी पहले रसघात कहते थे। हाँ, हाँ उद्वर्तनाकरण है, उसको कह देते कि रस का तो घात हुआ ही। जो विद्यमान रस हाँ था उसका घात हो गया, वो नष्ट हो गया, बढ़ा, अच्छा भी बना, वो अलग है। हाँ। और आंटी एक और प्रश्न इसी में से है, निज माने मरे, जिसको कहते हैं ना आविचिक मरण, ठीक है? हम्म। तो वहां मेरा ऐसा पहले का लिखा हुआ मिला है कि आयु कर्म की अपवर्तना नहीं होती है। तो आंटी यहाँ पर चूंकि वो जीव चरम शरीरी है, अब वो 14वें गुण स्थान और 13वें गुण स्थानवर्ती जीव है, 14वें गुण स्थानवर्ती जीव है, इसलिए बोलेंगे ना कि आयु की अपवर्तना नहीं होती। बाकी तो आयु की अपवर्तना स्वप्नमी की तो होगी। नहीं, चरम शारीरिक तो स्वक्रमी होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा, पर चरम यहाँ जो मैंने लिखा है ना कि आयु की अपवर्तना नहीं होती, वो एकांत रूप से ठीक नहीं है ना आंटी? आयु की अपवर्तना नहीं होती, यहाँ वो बोल कैसे लेंगे? यहाँ तो है प्रति समय आयु क्षीण हो रही है, बता रहे हैं। आयु की भी हाँ, मुख्यता बता रही बस। बस स्वप्नमी की तो होगी ना आंटी अपवर्तना? नहीं, चरम शरीरी होगा, सप्तमी आएगा ही नहीं, वो निरुपक्रमी रहेंगे चरम शरीरी जीव। नहीं ऐसा नहीं आंटी, हम चरम शरीरी नहीं ले, एक सामान्य अच्छा, जीव की बात हाँ, कर रहे हैं, सप्तमी की होगी। है ना? हाँ सप्तमी की हाँ। में गुरुदेव की धारणा है, उपक्रम की नियमा। बाकी और एक और, हाँ जी आंटी, और एक और आंटी, जिन संवेदृष्टि जीवों को स्त्यानर्दी का उदय हो जाए तो क्या वो जीव मिथ्यात्वी हो जाते हैं, परिवाही हो जाएंगे? जरूरी नहीं है। उनको संघ से साधु के लिए जरूर अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि अगर उनके इसका उदय हो जाता है, संघ से बहिर्भूत कर देते हैं, कि वो अकल्पनीय कार्य कर लेते हैं, किसी की भी हत्या भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बहुत दृष्टांत मिलते हैं इस संबंध में। अच्छा, पर आंटी श्रावक करे तो श्रावक के फिर स्त्यानर्दी का उदय हो श्रावक जाए, शीला श्रावक तो कहाँ जाएगा? साधु के लिए जरूर उल्लेख है कि उन्हें बहिर्भूत कर दिया जाता है, वो भी संघ को, चतुर्विद संघ को बुलाकर उनके समक्ष उनको बाहर निकाला जाता है। इसका आता तो है कि जरूरी नहीं है कि वो, जरूरी हाँ, नहीं है कि वो मिथ्यात्वी हो? हाँ, जरूरी नहीं है। उदय आ गया, दूसरे दिन सुबह तो उठकर वो पश्चाताप कर ही रहा है, गुरु को स्वयं जाकर ही तो बोल रहा है मैंने ऐसा स्वप्न देखा। प्रमीला जी बोले थे। जय ठीक है आंटी, क्लियर जिनेन्द्र। हो गए मेरे पास। जय जिनेन्द्र। एक मुझे पूछना था, क्रोध आदि में जब जहां कहीं भी लिखा हुआ होता है क्रोध आदि, तो हम लोग क्रोध मान माया लोग चारों मानते हैं। जहां पे लिखा हुआ होगा ज्ञान आदि, तो क्या मानेंगे? ज्ञान दर्शन चरित्र? ज्ञान दर्शन चारित्र तक अच्छा। तभी ले। एक और पूछना है, सर्वघातिनी प्रकृतियां यदि एक बार क्षय हो जाए तो वो वापस उदय नहीं होती, राइट? ऐसा अनंतानुबंधी के लिए ये नियम है, बाकी तो क्षय होगी तो होगी नहीं। अनंतानुबंधी अगर एक बार क्षय भी हो जाती है, पुनः उदय में आ जाती है, मिथ्यात्व के उदय होने पर बन जाती है। हाँ, इसके लिए ये अपवाद है। हाँ, हाँ, उस समय मुझे समझ आ गया, फिर वापस पढ़ा तो मैं बोले ये कैसे होगा? केवल ज्ञान एक बार घात हो गया वो मिल जाएगा, लेकिन यदि अनंतानुबंधी वगैरह मोहनिया की जितनी भी प्रकृतियां हैं उनमें यदि ऐसा घटित होगा तो ये कैसे माना जाएगा? नहीं, वो सिर्फ अनंतानुबंधी में ही होगा। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी आदि तो जब नष्ट हो जाएगी तो वो तो हमेशा के लिए नष्ट है, फिर वापस नहीं बंधेगी। ओके, तो फिर वो निद्रा वगैरह भी एक बार जो नष्ट हो गई तो हो गई। निद्रा और दर्शनावरणी आदि की बात अलग है, इनका तो रहेगी, इसका बताई गई है। मुख्य से तो श्रेणी में जो भी कार्य कर रहा है मोहिनी कर्म के क्षोक्षम उपशम क्षय की चर्चा चल रही है, बाकी प्रकृतियों के नहीं। बाकी प्रकृतियों के लिए बंद उदय उदीर्णा सत्ता का थोपड़ा पड़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा कि प्रकृतियां कब सत्ता विच्छेद होता है उनका, वो लंबा विषय हो जाएगा। नहीं ठीक है, वो लंबा समझ भी नहीं आएगी, ये शॉर्ट में ठीक है। ठीक है, जय जी।
जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ये सेकंड अपना नया बुक जो स्टार्ट करे ना, उसमें का है क्वेश्चन 3001। इसमें 3001। हाँ, इसमें ये लाइन मुझे समझ में नहीं आती। श्री जम्बूद्वीप सूत्र में औपातिक आदि सूत्रों की भोलावान दी गई है, इसका मतलब क्या है आंटी? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र है ना, उसमें हाँ। भी जब है कि समुद्रगामी में 56,000 नदियों का वर्णन देखना है तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र देखो, वहां पर वर्णन है अनेक बातों का। फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में भी अनेक बातों के लिए औपातिक सूत्र की उवाई सूत्र है ना, उसकी बोलावन दी कि वहां देखो। तो पाठक को जिज्ञासु होगा तो वो भगवती पढ़ रहा है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र खोलेगा, फिर उवाई सूत्र खोलेगा, तो इतने इतने आगमों का उसके अध्ययन हो जाएगा। शास्त्रकारों ने इसलिए ये बोलावने दी है कि शास्त्र का कलेवर बड़ा भी नहीं हो जाए और जिज्ञासु देखे अन्य आगमों को भी। ठीक है आंटी। और आंटी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तेल का पुआ, पुआ बोलते क्या आंटी? मालपुआ बनाते हैं ना, उसको पुआ बोलते। अच्छा आंटी, धन्यवाद आंटी। निर्मल भैया। आंटी एक डाउट पूछना था आंटी। जैसे आपने अभी आपने बताया ना, स्थानार्थी का उदय होता है तब वो अगले दिन अपने गुरु को बोलते हैं, है ना? हाँ। तो मतलब अपने ऐसा बोलते हैं ना कि स्थानार्थी का उदय होता है तो उनकी चैतन्य की अवस्था एकदम जड़ तुल्य हो जाती है, तो जड़ तुल्य होने के बावजूद भी उनको याद रहता है कि मैंने सपना देखा था ऐसा? वो सोचते हैं कि हाँ मैंने स्वप्न देखा। वो कार्य करते हैं लेकिन उन्हें ऐसी अनुभूति होती है कि मैंने स्वप्न में ये देखा कि मैंने हाथी को मार दिया, उसके हाथी दांत तोड़ दिए, या कोई वो लकड़हारा था उसका मस्तक फोड़ दिया, आदि आदि घटनाओं का उल्लेख मिलता है भाष्य, विशेष आवश्यक भाष्य में। वो सुबह जाके गुरु को बोलते हैं मैंने ऐसा स्वप्न देखा। साधुओं को स्वप्न में भी अगर कोई दुष्कृत कर ले तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। बराबर। तो अपने एक तरफ बोल रहे हैं कि उनकी चैतन्य की अवस्था जड़ तुल्य हो गई, और फिर इधर बोल रहे हैं कि उनको तो ध्यान तो है। निर्मल जी जड़ तुल्य हुई, जड़ नहीं हुई, यानी थोड़ा सी बोध है उस समय भी। बराबर, ठीक है, ओके आंटी। अच्छा ये है ना, एक बार बोलते लब्धि अपर्याप्त जीव होता है ना, उनके अपर्याप्त नामकरण होते रहते हैं, राइट, है ना? हाँ हाँ। तो फिर जब वो क्यों कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है तब वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन्नि पंचेंद्रिय है जीव, तो वो 6 पर्याप्त स्टार्ट करेगा फर्स्ट समय से ही, है ना? हाँ। बराबर। तो अगर वो लब्धि अपर्याप्त जीव है तो वो कितने स्टार्ट करेगा? 4 स्टार्ट करेगा या 3 स्टार्ट करेगा आंटी? वो अपनी अगर मनुष्य है तो 6 शुरू करेगा, अगर एकेंद्रिय है तो 4 शुरू करेगा, विकलेंद्रिय है तो 5 शुरू करेगा। नहीं, लब्धि अपर्याप्त जीव आंटी। हाँ, लब्धि अपर्याप्त ही बोल रही हूँ। अगर मनुष्य लब्धि अपर्याप्त है, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला मनुष्य है, तो 6 पर्याप्तियां बांधना शुरू कर देगा। समुच्चय मनुष्य है तो वो 5 पर्याप्तियां बांधनी शुरू करता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब एकेंद्रीय जीव भी अगर लब्धि अपर्याप्त है तो भी वो 4 शुरू कर देगा। हाँ, 4 शुरू। हाँ। नहीं तो पर उसके अगर अपर्याप्त नामकरण का उदय है तो फिर पर्याप्त नामकरण का वो कैसे स्टार्ट करेगा आंटी? नहीं, पर्याप्त वही तो बात होगी ना, वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेगा, इसलिए अपर्याप्त नामकरण में शुरू। हाँ, नहीं अगर उसको पूरी नहीं करनी है तो फिर स्टार्ट करने की ताकत कैसे आई उसमें आंटी? वो पॉइंट कि जीव का स्वभाव है भव योग्य में भव में आके उत्पन्न हुआ, वैसे वो पर्याप्तियां बांधना शुरू कर देता है, लेकिन आयुष पूर्ण हो जाती है। अच्छा, तो मतलब पर्याप्तियां बांधने की क्षमता है उसमें, लेकिन आयुष सहयोगी नहीं होती है। अच्छा। अपने में बहुत चीजों की क्षमता है, मान लो कोई 100 साल का हो रहा है, उसमें क्षमता है कुछ ना कुछ करने की, लेकिन आयु साथ की दे रही है। बराबर, ठीक है आंटी, ओके। और आंटी एक और था कि है ना, बादर नामकर्म का उदय होता है ना जीव के, तब ऐसा बादर नामकर्म। हाँ, तो बादर नामकर्म के उदय में ऐसा बोलते हैं कि जिस प्रकार सूक्ष्म के लिए तो अपन उनको मारने से मरते नहीं, डांटना वगैरह वगैरह बोलते हैं अपन, तो बादर में भी अपन बोलते हैं कि कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको अपन मार सकते हैं, काट सकते हैं, और कोई जीव ऐसे भी होते हैं जिनको अपन मार काट नहीं सकते हैं, मतलब उनको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर? क्यों नहीं? कौन से जीव को नहीं कर सकते हैं? जैसे विग्रह गति वाला जीव है, ऐसा यूं। वो एक अलग आ गई, वहां तो शरीर निर्माण ही नहीं हुआ ना, शरीर बनने के बाद ही तो कोई मारेगा। हाँ, शरीर पूर्ण हुए भी ना कोई कैसे मार सकेगा?
विग्रह गति में। तेजस कार्बन शरीर इतने सूक्ष्म है, हवा में अभी अपन तलवार चलाते जाएं, अनंत जीव यहाँ से वहां जा रहे हैं, उनको तो बाधा पीड़ा ही नहीं होगी ना। हाँ बराबर है। तो हाँ तो यही मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा सुना मैंने कि जब बादर नामकरण वाला जीव जब उत्पन्न होते हैं तो फर्स्ट समय में जब वो आहार प्रवृत्ति पूरी करते हैं तब, और सेकंड समय में, इन 2 समयों में उनको अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात इसी प्रकार है क्या आंटी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना कैसे होगा? अच्छा आंटी शरीर ये है ना वो क्या? हाँ हाँ बोलो। आप समुच्चय पढ़ाए थे तब एक पंक्ति नहीं आई थी कि औदारिक शरीरी जीवों में भी उत्पत्ति के प्रथम और द्वितीय समय में प्रतिघात संभव नहीं है। तब आप फरमाए थे ना कि एक बार आगे भेज देना, ये ठीक नहीं लग रहा है, पहले दूसरे समय में क्यों आगे भी ऐसा होगा कि उसका प्रतिघात नहीं हो। ये लाइन आई है वहां पे समुच्चय के दूसरे टुकड़े में। आदि लिखा जाना चाहिए वहां पर। शरीर हाँ, पर्याप्ति आदि पूर्ण वहां हुए, पर सिर्फ पहला और दूसरा ही दिया है। वो आदि शब्द कोई छूट गया होगा वहां, कहला दो वहां पर। हो सकता है मेरी भी गलती हो, नहीं तो वहां कहला दो। मेरे ख्याल से आदि शब्द आना चाहिए। तो अपन क्या समझना आंटी इसमें कि पहली और दूसरी पर्याप्ति होने तक कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मतलब है क्या उसका आंटी? जीव तो काल करेगा ही नहीं ना। अपर्याप्त अवस्था में उपक्रम, उसके बाहरी उपक्रम लगेगा ही नहीं। समुच्चय मनुष्य है, उनके तो उपक्रम लगता ही नहीं है, बाहरी उपक्रम। अपने ही हाँ अध्यवसाय से स्वक्रमी है, मर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। बाकी हाँ तो उनके उपक्रम लगेगा नहीं अपर्याप्त में। हाँ। नहीं तो लब्धि अपर्याप्त, नहीं तो फिर लब्धि, फिर तो थर्ड पर्याप्ति भी बोलनी पड़ेगी ना आंटी, फिर थर्ड पर्याप्ति भी ऐसे ही होगा। हाँ थर्ड पर्याप्ति भी वही होगी, वो मरेंगे ही नहीं। मैं तो हाँ सोची आप शरीर के लिए पूछ रहे, इसलिए बोली कि शरीर बना ही नहीं तो कोई काटेगा कैसे, मारेगा कैसे। मैं शरीर के लिए पूछ रहा हूँ आंटी, शरीर के लिए मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं शरीर पहले का ही है। देखिए अब समझ गई आप पर्याप्ति का पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या आप एक प्रश्न? बार वापस फरमाइए आंटी, क्या आंसर आप इसका? वापिस बोलिए, प्रश्न बोलिए आपका। आंटी हाँ मतलब है ना, ऐसा सुना था आज क्लास में आंटी कि मतलब है ना कि फर्स्ट समय और सेकंड समय, इन 2 समयों में जीव को अपन मार काट नहीं सकते अगर बादर नाम कर्म का उदय है तो भी। तो ये फर्स्ट समय सेकंड समय वाला पॉइंट है क्या, या कैसे समझना है इसको? नहीं नहीं नहीं, बादर नाम कर्म का उदय है तो भी इंद्रिय पर्याप्त, अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके तो पर्याप्त होके ही मरेगा। अपर्याप्त नाम कर्म का है तो 3 पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाएगा। नहीं आंटी, भले वो मरे नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, किसी को मैंने मारा, भले उससे हाँ, है ना मतलब वो उसका दुखा क्या, वो मारा तो उसका दुखा क्या, यूं प्रतिघात का मतलब उसका दुखा क्या, हाँ। वो अगर मैं मारूंगा तो? अब वो एक देखो अलग बात हो गई। पीड़ा हो सकती है उसको, माँ का मान लो कि गर्भ में जीव आया ही है और माँ को किसी ने जहर दे दिया, तो रस भाग को तो माँ का ले ही रहा है, तो पीड़ित तो हो ही सकता है। माँ कोई खराब चीज खाती है तो बच्चे को भी पीड़ा होती है। नहीं तो आंटी पीड़ा होती है, वो लेकिन हो वो है ना जितनी पर्याप्त पूरी करनी नहीं, उसकी उतनी पूरी करने के बाद में पीड़ा होती है, पहले भी होती है पीड़ा यूं? वैसे अपने पास है नहीं निर्मल जी उल्लेख कहीं भी आगमों में इस संबंध में। ओके किसी भी बराबर। आगम इसका वर्णन नहीं है, विस्तृत वर्णन। लेकिन ओके आंटी। पीड़ा होने में क्या बाधा है? काल न भी करे, पीड़ा तो हो ही सकती है जीव को बाहरी उपक्रम से। अच्छा ठीक है आंटी, बराबर है, यही पूछना था मेरे को। ठीक। आंटी आप इसमें उस दिन क्लास में ऐसा भी फरमाया था ना, आहारक शरीरी जो होते हैं उनके बादर होगा, उनके कोई छेदन वेदन नहीं होगा, जलाने से जलेंगे नहीं, काटने से कटेंगे नहीं। फिर आप ऐसा भी फरमाए थे ना कि पानी के एक बूंद या नमक के एक दाने में असंख्यात जीव है, सिर्फ एक जीव होगी तो उसकी हिंसा कैसे होगी, आप ऐसा भी फरमाए थे ना? नहीं, एक कि जीव सिर्फ की नहीं, एक, एक जीव वो टच ही हाँ नहीं कर पाते ना, अपन इतना छोटा है। हाँ टच यही करेंगे तो तब बोल रही जरूर हूँ। पीड़ा होगी। हाँ टच करेंगे। ये पीड़ा होगी आंटी, पर जलाने से जलेंगे, काटने से कटेगा थोड़ी। एक जीव अगर बहुत सूक्ष्म है तो काटने से कटेगा हाँ थोड़ी आंटी। बिल्कुल मरेगा, काटने से कटेगा। अब जैसे आगे अपने सूक्ष्म बादर का तीसरे भाग में आएगा कि चक्रवर्ती की दृष्टांत दिया है, दासी जिसमें हाँ वो इतनी सल्ला काली लोड़ी वाला, हाँ हीरे पढ़ा को है, भी, वज्र पढ़ा हीरे है। को चिमटी से पीस ले, और अगर 21 बार पीसे शीला लोढ़ा पर तो भी वो पृथ्वी का एक जीव, कोई मरता है कोई नहीं मरता, कोई स्पर्श भी नहीं करता है उसको, शीला लोढ़ा को। इतनी छोटी अवगाना है, लेकिन जो स्पर्शित होंगे उनको तो पीड़ा भी होगी, वो तो मर भी सकते हैं। अन्नपूर्णा जी, विमल भैया हो गया? हाँ हो गया ये। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी वो प्रश्न नंबर 3001। हाँ बोलो। आंटी जम्बूद्वीप में ब्रैकेट में समुद्रगामी लिखा हुआ है ना, हाँ
तो जम्बूद्वीप तो बहुत सारे जम्बूद्वीप है, सारे ही समुद्रगामी है। नहीं नहीं, यहाँ चल रहा है वर्णन। मिथिला तो ये नगरी में समुद्र हाँ के जम्बूद्वीप में उसका संस्थान बताया है, तो आगे सारा वर्णन दे दिया ना। सबसे छोटा द्वीप है, तो वो जम्बूद्वीप तो असंख्य योजन के हैं। हाँ आंटी, तो यहाँ पे संख्या के समुद्रगामी बहुत बड़े आंटी हैं। समुद्रगामी मतलब लवण समुद्र। हाँ, सभी इस जम्बूद्वीप की सभी नदियां लवण समुद्र में जा रही है। धातकी खंड की नदियां लवण समुद्र में भी आ रही है, कालोददी समुद्र में भी जा रही है। इस तरफ वाली लवण में आ रही है, उधर वाली कालोददी में जा रही है। ठीक है तो आंटी, अभी जो नदियां सभी समुद्रगामी होती है। अढ़ाई द्वीप के बाहर नदियां नहीं है। नहीं आंटी, वो लगा ना जम्बूद्वीप अच्छा। में समुद्र का, अच्छा सारी समुद्र में जाती है। हाँ, हाँ और आंटी प्रायद्वीप अभी के बाद निर्मल एक भी भी आप नदी नहीं है। क्या क्या अन्नपूर्णा? प्रायद्वीप के बाद एक भी नदी नहीं है। नदी के बाहर, अढ़ाई द्वीप के बाहर नदियां नहीं है। आंटी अभी हाँ। निर्मल भी आप पूछ रहे थे, तो आपने कहा ना अपर्याप्त जीव को उपक्रम नहीं लगता, ये मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट है क्या कि किसी हाँ, भी ये अपनी अपर्याप्त अपनी जीव को उपक्रम। हाँ धारणा हाँ। है, आगम में नहीं है। इस संबंध में उपाध्याय प्रवर ने फरमाया कि अपर्याप्त जीवों को उपक्रम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उनको निरुपक्रमी नहीं कह सकते। नहीं, निरुपक्रम उनके अध्यवसाय का उपक्रम लगेगा, अपने से हाँ उपक्रम नहीं लगेगा। हाँ उनके परिणाम आज अपने भी बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ हैं, तो अपने उपक्रम लग सकता है। आयुष हाँ कम हो सकती है, तो हाँ उसी प्रकार ये भी कम हो सकती है पर्याप्त जीवों की। अपर्याप्त जीवों की मान लो कुछ समय का भी अंतर पड़ गया। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना तो मरेंगे नहीं। इंद्रिय पर्याप्ति भी असंख्य समय की है। मान लो कि इंद्रिय पर्याप्ति के बाद टोटल 100 समय है चौथी पर्याप्ति पूर्ण करने का, तो 100 समय की उनकी आयुष हो, उन्होंने 50 समय कम कर दी, तो उपक्रम लग गया ना 50 समय पर। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। जय जिनेंद्र प्रिंसी जी। बोलो प्रिंस। आंटी, जो अवस्थित की बात करते हैं ना, तब अपन बोलते हैं नेरिक आदि जो 19 वर्गणा है ना, उनके अंदर ना अवस्थित की स्थिति उत्कृष्ट की जो स्थिति बताते हैं, वो अपन बताते हैं अपने अपने विरह से दुगुनी। और जब हाँ। हम ये सोपचे उपचे का थोड़ा करते हैं, उसमें निरुपचे निरपचे वाला जो चौथा भंग होता है ना, उसकी हाँ। उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं अपने अपने विरह काल जितनी। हाँ, तो आंटी निरुपचे निरुपचे का मतलब भी तो अवस्थित ही हुआ ना, तो फिर यहाँ पे इनकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं में एक को अपन बोल रहे विरह काल जितनी, एक को बोल रहे विरह काल से दुगुनी, ऐसा क्यों? नहीं, तो अवस्थित में क्या अंतर आ गया? समान संख्या में जन्म मरण हो सकता है ना, वो अवस्थित है। 100 मरे 100 जिए, और वहां जन्म मरण नहीं हो रहा है। जीवों की संख्या न बढ़े न घटे, किंतु हाँ अवस्थित रहे। हाँ यानी कि जन्म मरण नहीं हो रहा है निरुपचय में, हाँ ऐसा समझना। हाँ। अच्छा, इसलिए एक अपने अपने खोलो विरह प्रश्न, काल जितनी। 1 मिनट खोलो, इसका खोला हुआ है भाग 1 खोलिए हाँ सब यही कुछ। आंटी, यही हुआ ना आंटी। अवस्थित में तो जन्म रहे और मर रहे हैं, और निरुपचय में मना कर रहे हैं कि जन्मेंगे भी नहीं, मरेंगे भी एक नहीं। बार खोल लो प्रिंस, फर्स्ट पहले भाग में कहाँ है? प्रश्न नंबर बोलो श्वेता। जी आंटी। आंटी वर्धमान हेमान का थोपड़ा 246 पेज नंबर, सबचे सातचे 251। सब कोई खोल लीजिए 251। पढ़ो अवठ्या किस क्वेश्चन नंबर 1373 में लिखा है ना, दंडक विशेष में जीव आके उत्पन्न भी नहीं होंगे और काल भी नहीं करेंगे, अवस्थित रहते हैं। और अवस्थित में हम उत्पन्न भी करा रहे हैं और काल भी करा रहे हैं। समान संख्या में जन्म मरण हो रहा है अवस्थित में। ठीक है, क्लियर हुआ प्रिंस? जी जी, इसमें जन्म मरण दोनों का विरह होता है। हाँ अवस्थित में। हाँ हाँ और इसमें उत्पन्न भी नहीं होते, काल भी नहीं करते, अवस्थित रहते हैं। हाँ। एक मिनट आंटी वापस क्लियर करी ना, निरुपचय निरुपचय में मतलब तो मतलब जब न बढ़ रही न घट रही, तो अवस्थित कैसे समझना? एक बार पढ़ो उसकी परिभाषा, बुक है तुम्हारे हाथ में? हाँ आंटी, दंडक विशेष में जीव आकर उत्पन्न भी नहीं होते हैं और काल भी नहीं करते हैं, अवस्थित रहते हैं, उसे निरुपचय निरपचय कहते हैं। हाँ, अर्थात जन्म मरण दोनों का विरह हो अवस्थित। गया ना? ठीक है, और निरुपचय निरुपचय का पढ़ो। ये निरुपचय निरपचय के पढ़ा आंटी। अब अवस्थित का पढ़ो। और अवस्थित में बताए पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का कालांतर में न घटना न बढ़ना, उसे अवस्थित कहते हैं। उसका है वहां जन्म मरण हो सकता है। 100 मर रहे हैं तो 100, जिस समय 100 मर रहे हैं उसी समय 100 जन्म रहे हैं, तो अवस्थित ही हुआ ना। अवस्थित में जन्म मरण हो सकता है और निरुपचय निरपचय में जन्म मरण नहीं होगा। जन्म मरण, हाँ, ये अंतर है दोनों में। सबको अपनी प्रश्नमाला में भी खोल लेना ना, ये बात लिख लेना, क्लियर हो जाएगी। लिखी हुई आंटी शायद आपने। अच्छा है क्या ये? ठीक है।
रिंकी जी पढ़िए ना प्रश्न संख्या 3010, 56 अंतर्द्वीपों का टुकड़ा। रिंकी जी आप अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। 56 अंतर्द्वीप का थोकड़ा, शतक 9, उद्देश्यक 3 से 33। पूर्वापर संबंध। ज्योतिष देवों के वर्णन के पश्चात अंतर्द्वीपों का वर्णन किया जा रहा है, जहां चंद्र, सूर्य ग्रहण आदि ज्योतिष संबंधी कई चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 3010, अंतर्द्वीप कितने हैं और वे कौन सी दिशा में हैं? उत्तर, अंतर्द्वीप 56 है। शतक 9 के 28 उद्देश्यकों में मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित 28 अंतर्द्वीपों का और शतक 10 उद्देश्यक 7 से 34 के 28 उद्देश्यकों में उत्तर दिशा के अंतर्द्वीपों का वर्णन है। मूल पाठ में श्रीमद् जीवाभिगम सूत्र की भुलावन दी गई है, तदनुसार विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3011, द्वीपों को अंतर्द्वीप क्यों कहा गया है? उत्तर, अंतर शब्द मध्य और अंतर का वाचक है, अर्थात ये 56 द्वीप लवण समुद्र के अंदर होने से अंतर्द्वीप कहलाते हैं। इन अंतर्द्वीपों के नाम आगम में देखें। प्रश्न 3012, अंतर्द्वीप कहाँ है? उत्तर, नंबर 1, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की सीमा बांधने वाला चुल हिमवान पर्वत है। नंबर 2, ये पर्वत पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र को स्पर्श करता है। नंबर 3, इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिम किनारों से लवण समुद्र में चारों वी दिशाओं में 7-7 द्वीप हैं। 7 × 4 28 अंतर्द्वीप दक्षिण दिशा में है। इसी प्रकार एरावत क्षेत्र की सीमा बांधने वाले शिखरी पर्वत की चारों वी दिशाओं में भी 7-7 द्वीप हैं। 7 × 4 28 अंतर्द्वीप उत्तर दिशा में है। प्रमीला जी आपके पास वो किताब है, एक बार खोल के दिखाइए ना अंतर्द्वीप के फोटो, या और कोई के पास है, दिखा सकते हैं कोई? अन्नपूर्णा जी के पास है, उन्होंने आज मेरे को भेजी थी। हाँ तो वो दिखाओ एक जी, बार। हैंड रेस करिए ना। हाँ अन्नपूर्णा जी। दीदी निकाल रही हूँ, 1 सेकेंड। तब तक ये पढ़, अच्छा ठीक है, दिखा दो। हाँ आंटी 1 सेकेंड। दीदी पेज नंबर कितना था? ध्यान नहीं है। हाँ, एक तो ये आ गया। आंटी दिख रहा है आंटी? आपने क्लियर भेजा था, ये वाला नहीं था। आगे करो। हाँ निकाल रही हूँ। रुको, मेरे पास है, नहीं तो मेरी बुक लाऊं क्या? हाँ नहीं होगा, आप कहाँ ले आओ। ले आओ आप तुम भी। आंटी 1 मिनट निकाल देती हूँ। हाँ आंटी मिल गया। आंटी दिखा? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, हाँ दिखा दो थोड़ा अंगूरी से। हाँ ये आंटी वो पूरा ये पर्वत दिखा दूं पहले? ये चूल हिमवान पर्वत है। थोड़ा ठीक से रखो किताब को। मैंने शायद शेयर स्क्रीन किया, देखिए। हाँ वो बेटर है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ। अब भी नहीं दिख रहा? नहीं अब दिख रहा है, लेकिन सीधा रखो फोटो को। सीधा नहीं, सीधा नहीं हमको। हाँ ऐसे कर दो। हाँ। अब दिख रहा है। अब सब कोई देखिए इसको। सब लोग जूम कर लीजिए, इसको बड़ा करिए। ये दीजिए इसको। लघु हिमवंत पर्वत लिखा हुआ है ना, लघु चुल कहो लघु कहो एक ही बात है। ये पर्वत है, ये भरत क्षेत्र है। इसके बाहर इस तरफ देखिए, ये 7 द्वीप आए हुए हैं, पानी में रहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है वो द्वीप कहलाते हैं, आइलैंड जिसे कहते हैं। ये पहला द्वीप है, ये जगती से 300 योजन दूर है। ये जगती है, बाउंड्री वॉल जो जम्बू द्वीप की है उससे 300 योजन दूर है और 300 योजन का लंबा चौड़ा है। पहला 1 नंबर लिखा हुआ है वो। दूसरा द्वीप है, देखो शाश्वत भाव इनके, ये जगती से भी 400 योजन दूर है और ये द्वीप भी 400 योजन बड़ा है, गोलाई इसकी 400 योजन की है।
तीसरा द्वीप है जगती से 500 योजन दूर है, और दूसरे उस द्वीप से भी 500 योजन दूर है। तो ये है, और द्वीप भी 500 योजन दूर है। 3 बातें हो गई ना 500 योजन के। और यहाँ चौथा द्वीप जो है जगती से 400 योजन दूर है, तीसरे द्वीप से 400 योजन दूर है, और द्वीप स्वयं भी 400 योजन का है। अरे बंद क्यों हो गया? हाँ अब आया। अब आया ना। पांचवा हाँ। द्वीप है वो जगती से 500 योजन दूर, सॉरी 700, मैं गलत बोल गई। 300, 400, 500, 600, ये 700 योजन दूर है जगती से। और चौथे द्वीप से भी ये 700 योजन दूर है, गोलाई भी इसकी 700 योजन की है। और छठा द्वीप जो है ये जगती से, उसकी बाउंड्री वॉल से 800 योजन दूर है, और पांचवें द्वीप से भी ये 800 योजन दूर है, स्वयं भी 800 योजन की गोलाई है इसकी। सातवां द्वीप भी इसी प्रकार जगती से 900 योजन दूर है, छठे द्वीप से 700 योजन दूर है, वो द्वीप भी स्वयं 700 योजन का है, 900 योजन का। तो इस प्रकार देखो ये दाढ़ाकार बन गया। यहाँ कोई हाथी दांत कुछ नहीं है, इसको दाढ़ाकार जो कहते हैं। हाथी दांत का जो आकार होता है ना, उस आकार का ये बन गया। ये इस तरफ 7 द्वीप है, उस तरफ 7 द्वीप है। ये दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र। तो 7 दूनी 14 हो गए इधर पश्चिम में। इसी प्रकार 14 द्वीप आ गए पूर्व में। वो ऐरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है, उसके पास भी ये ऐसे ही 7 इस तरफ 7 14 हो गए। आ गया सबको समझ में? इसी में कोई डाउट है? यहाँ अंतर्द्वीप किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इन 56 अंतर्द्वीपों में युगलिक मनुष्य रहते हैं, उनका वर्णन चलेगा इसमें। 1 मिनट आंटी, किसी को डाउट है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो आंटी जी, वो जगती किसको कहते हैं? जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वॉल है वो जगती कहलाती है। वो वाइट वाइट दिख रही है वो? हाँ वाइट लाइन, किले का गुंबद होता है ना वैसी। और ये बुक कहाँ मिलेगी, इसका नाम क्या है, तो हम भी मंगा सकते हैं? वो भेजे थे ना उस दिन। आंटी का नाम नहीं था, जैसी आंटी का नाम बोलना था। किताब का फोन नंबर आया, उसका नाम भी भेजिए ना, नाम बगैर कैसे मंगाएंगे? प्रमीला जी वापस भेज दीजिए ना बिन नाम और ठीक से। एक किसी ने और भेजा था, वो जा ही नहीं रहा था व्हाट्सएप, वापस कर दीजिए। आलोक में लोक। आलोक में लोक। हाँ लोक में लोक। हाँ हाँ ठीक। आलोक में लोक। बीकानेर में मिलेगी क्या? नहीं नहीं, वो जो फोन नंबर कल आया था ना उसके अंदर। क्या नाम से आया फोन नंबर, बताना नाम। वो बाई ने भेजा है अपने ग्रुप में। प्रमिला जी एक काम करिएगा ना प्लीज, आप वापस लिख के किताब का नाम और फोन नंबर लिख के वापस भेज देंगे, कृपा कराएंगे। हाँ जी, इसी में ही भेज दूंगी। और अभी हैंड रेज वो बाई ने बोला था ना, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि वो बुक में दिखाने के लिए। नहीं नहीं आपको जो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो ठीक है। हाँ उस समय म्यूट था तो मैं दिखा नहीं पाई। ओके। आंटी। हाँ आंटी मुझे लाइन समझ में नहीं आई। जगती और प्रथम अंतर्द्वीप से भी 400 योजन आगे जाने पर। हाँ तो ये अगला 3013 क्वेश्चन पढ़ो, इसमें आ जाएगा। जगती से मुझे वो ना ये पहला द्वीप है ना, 1 नंबर लिखा हुआ है, वो जगती से भी कितनी दूर है? 300 योजन दूर है। और इसका विस्तार, गोलाई भी जो इसकी है वो 300 योजन की है। नहीं आंटी मुझे वो समझ में आया, वो जो सेकंड बोला ना आपने, कहा ना, फरमाया कि जगती और द्वितीय अंतर्द्वीप से भी 500 योजन, तो फिर तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा ना आंटी। अगर सेकंड से डिस्टेंस करेंगे तो जगती से भी करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना आंटी। हाँ तो वैसे क्या आ रहा है ना, राउंड होके आएगा तो कैसे बढ़ेगा दीदी? आप जगती से भी 500 योजन और द्वितीय अंतर्द्वीप से भी 500 योजन, ये कैसे संभव है? ये है शाश्वत, सही है। नहीं राउंड हो रहा है ना, राउंड स्ट्रेट नहीं जा रहा। मैं हटा राउंड दूं क्या? हाथी दांत की तरह राउंड बन रहा है ना ये। हो गया क्या? ऐसे राउंड आ रहा है ना पूरा, इस राउंड के हिसाब से तो हो जाएगा ना। एक स्ट्रेट हो तो अलग हो जाएगा, पूरा राउंड उड़ान आने के कारण पास आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ओके। कृपा आंटी, कृपा दीदी। विमला जी आप पूछ लो ना, आपका शीतल जी आप पूछ लो। मेरा वही पूछना था, जगती समझ में नहीं आया तो आंटी ने बता दिया, हो गया मेरा। आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र।
आंटी वो अपने तीनों आपने बोला ना 3 एक ही फिगर होती है, वो तीसरी फिगर क्या थी आंटी? एक काम करो ना, पहले ये 3013 क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, इसमें समाधान आ जाएगा, फिर बताते हूँ। पढ़ के सुनाओ शीतल 3013। प्रश्न 3013, अंतर्द्वीपों की लंबाई, चौड़ाई और परिधि कितनी है? उत्तर, पहला पॉइंट, लवण समुद्र में V दिशा में जगती से 300 योजन आगे जाने पर 300 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशों 949 योजन है। दूसरा पॉइंट, जगती का प्रथम अंतर्द्वीप से, देखो जगती और प्रथम अंतर्द्वीप दूसरे में आ गया ना, जगती से भी वो 400 योजन दूर है और प्रथम अंतर्द्वीप से भी वो 400 योजन दूर है, और खुद की भी उसकी लंबाई चौड़ाई 400 योजन की है। तो 3 फिगर ये है। हाँ आंटी, लंबाई चौड़ाई बोलेंगे तो डायमीटर हो गया, तो फिर रेडियस का आधा रह जाएगा ना। गोल हो गई ना लंबाई चौड़ाई, लंबाई भी इतनी 400 है, चौड़ाई भी 400 है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन लंबा है, 1 लाख योजन चौड़ा है, तो उसको हाँ व्यास हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है आंटी, पढ़ी। पढ़ लो क्या ये पूरा आंसर? हाँ पढ़ लो। हाँ 1 मिनट है, मेरा प्रश्न है। हाँ परिधि देशों, ये देशों जहाजरी वापस आया 1200 जो 65 का, ये इसका हाँ। समझ में नहीं आया वापस। देशों यानी कुछ कम, 949 योजन से कुछ कम है उसकी परिधि। अच्छा, परिधि से कम में हाँ कुछ कम। आंटी अगले वाले में देशों भी और झझरी भी है। हाँ क्या सेकंड पॉइंट में आंटी? हाँ सेकंड पॉइंट में परिधि देशों 1265 योजन जहाजरी, तो इससे देशों कम हुआ नहीं? देशों और झाझेरी दोनों ही है आंटी। दोनों शब्द क्या हो गए? परिधि देशों 1265 योजन, झाझेरी शब्द नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई है ये। हाँ हाँ ठीक बोले, मेरा ध्यान ही नहीं गया इसमें। 1 मिनट, ये गलती हो गई लिखने में, मैं ध्यान देते हुए अभी करेक्शन कराती हूँ, तब तक पढ़िए आगे का। शीतल जी आगे का पढ़िए ना। हाँ तीसरा पॉइंट, जगती और द्वितीय अंतर्द्वीप से भी 500 योजन आगे जाने पर 500 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशों 1581 योजन है। आंटी, हाँ आंटी आगे आगे वाले जो थोकड़े की किताब में तो वो गलती है, योजन किया ना। नहीं आंटी, देशों भी नहीं और जाजरी भी नहीं है थोकड़े की किताब में। तो एक और कितनी है? देखिए मैं पढ़ती हूँ इसका विस्तार। हाँ देखिए, थोकड़े की किताब में पढ़ो। हाँ थोकड़े की किताब में लिखा है, एकोरूप द्वीप के चरमान से 400 योजन आगे जाने पर हयकर नाम का दूसरा अंतर्द्वीप आता है। इसका विस्तार 400 योजन है, इसकी परिधि 1265 योजन से कुछ कम है। यहाँ पर यानी देशों हो गई ना, जाजेरी शब्द सब जगह काट दीजिए। हाँ, और अगले में हयकर नहीं, वो सब में यही है, कट जाएगा श्वेता। तो फिर सभी थोकड़े की किताब में सही नहीं है, हैं? तो थोकड़े की किताब में तो फिक्स दे रखा है आंटी, तो फिर थोकड़े की किताब में संशोधन होगा। नहीं फिक्स भी हो सकता है, मैंने तो देशों मूल पाठ में तो कुछ कम ही लिखा हुआ है, पूरा दिया हुआ नहीं है। थोकड़े की किताब में पूरा गणित करके दे दिया है। नहीं वहां ऐसा लिखा है आंटी, हयकर्ण द्वीप के चरमान से 500 योजन जाने पर आदर्शमुख नाम का तीसरा अंतर्द्वीप आता है। इसका विस्तार 500 योजन है और परिधि 1581 योजन की। देशों जाजेरी कुछ लिखा हुआ नहीं, देशों आएगा वहां पे, ठीक है, पर मूल देख लो, देशों आएगा, झाजेरी काटना होगा। या मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार चेक करके वापस बता दूंगी। सब में ही काट दे क्या आंटी? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में पेंसिल से कट कर दीजिए। हाँ एक बार फिर मैं देख के बता दूंगी। शीतल जी हाँ पूरा? हाँ मेरा हो गया, थैंक यू। शकुंतला जी आपका भी हो गया? हाँ हो गया, यही पूछना था जी। अच्छा पढ़ेगी, नहीं गया मेरा तो इतनी बार देख कर दे। प्रियंका जी बोरा। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी, ये जो दाढ़े हैं तो ये समुद्र के अंदर गई हुई है क्या?
ये दाढ़े नहीं है, दाढ़ों के आकार से ऊपर से एरियल व्यू देखोगे ना तो वो दिखेगा ऐसे दाढ़ के आकार का, हाथी दांत जैसे होता है, पहले संकड़ा फिर चौड़ा फिर बड़ा होता है, वैसे दे दिया दृष्टांत। अच्छा, तो आंटी समुद्र के अंदर तो नहीं गया हुआ है ना? मतलब समुद्र में किसी भी अपन कहते हैं ना इनको कि सलीलावती विजय और ये भी इसके अंदर है करके। वो तो सलीलावती विजय पृथ्वी में ही है, लंका हाँ। है श्रीलंका, समुद्र के अंदर थोड़ी है, समुद्र के ऊपर है, वो भी द्वीप है, आइलैंड है, वहां लोग हाँ। रहते हैं ना, तो हाँ। वैसे ही आइलैंड है। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू। निर्मल भैया, आंटी आंटी अभी है ना, आपने फरमाया ना कि फर्स्ट द्वीप तो 300 योजन दूर है जगती से, है ना? हाँ। फिर सेकंड द्वीप है वो जगती से भी 400 और फर्स्ट द्वीप से भी 400, ऐसा तो नहीं होगा ना आंटी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आंटी फर्स्ट द्वीप जो है वो जगती से 300 योजन दूर है और 300 योजन के उसका एरिया है, बराबर? हाँ। तो 300 एरिया अगर हो गया तो जगती से 300 और फिर 300 वापस करो तो 3 600, तो ये हो गया। फिर सेकंड अगर करेंगे द्वीप तो वो 400 योजन फिर किधर बैठेगा आंटी वो? तो दूरी आ गई ना, ये 300 है, उसके बाद 400 तो यहाँ आया ना, ये द्वीप समाप्त हो गया, उसके बाद हाँ 400 वाला आया। हाँ, उसके बाद 400, मतलब वो फर्स्ट द्वीप से 400 अगर जगती से तो 700 हो गया ना आंटी वो तो? नहीं, जगती से 700 क्यों होगा, जगती से भी वो इतना ही है, 400 ही है। ये मान लीजिए कि ये किताब जगती है, ठीक है, यहाँ हाँ से ये मेरे हाथ में रेड किताब है, ये पहला हाँ द्वीप है, ठीक है, हाँ। इसको मैं बता रही हूँ। अब ये दूसरा द्वीप, ये व्हाइट किताब इधर आ गया, ये इससे 400 योजन दूर है, तो ये यहाँ आ गया ना, पहला द्वीप ये पीछे रह गया, ये 400 आंटी योजन दूर है। आंटी अगर पहले द्वीप से अगर 400 योजन दूर है तो फिर वो जगती से तो अपने आप ही 400 से ज्यादा हो गया ना आंटी? क्यों 400 से ज्यादा होना क्या जरूरी है? क्योंकि फर्स्ट द्वीप है वो 300 योजन का है। तो फर्स्ट द्वीप से क्या फर्क पड़ा, वो तो बहुत दूर रह गया ना, 400 योजन का डिस्टेंस आ गया ना दोनों के बीच में, पहले हाँ वही द्वीप तो और कह रहा हूँ। दूसरे। हाँ हाँ, तो पहले और दूसरे के बीच में 400 का डिफरेंस आ गया, पर जगती से 400 का डिफरेंस नहीं, वो ज्यादा डिफरेंस हो गया ना आंटी? ज्यादा नहीं निर्मल होगा। भैया, निर्मल भैया, जगती एक फिक्स पॉइंट थोड़ी है, जगती बहुत बड़ी है ना, आप शुरुआत इनिशियल जहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं वहां से क्यों कर रहे हो, वहां से मूव करना पड़ेगा ना आपको। जगती तो पूरी है ना, आपको चारों तरफ। जगती, अच्छा हाँ अच्छा, फर्स्ट वाले द्वीप की जगती की आप, बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ नहीं नहीं, फर्स्ट वाले द्वीप की जगती और है क्या आंटी? फर्स्ट वाले द्वीप की और जगती है सेकंड? जगती तो पूरी जम्बू द्वीप के पूरी बाउंड्री है ना, हाँ, जम्बू सिर्फ द्वीप की सिर्फ जम्मू boundary द्वीप के मिला है। हाँ देरी हो गई, हाँ, तो जम्मू उससे द्वीप मान, की जगती है। हाँ ये मेरा हाथ जगती है, यहाँ आ गया पहला द्वीप, हाँ ठीक है, ये पहला द्वीप, इसके हाँ बाद आज का दूसरा द्वीप, यहाँ जगती से 400 योजन दूर है, ये पेंसिल, और ये जहाँ मेरी अंगुली है, ये वाली अंगूठा, तो हाँ। इससे ये 400 योजन दूर है, ये पहला द्वीप है, अंगूठा है वहां, तो जगती से भी 400 और इससे भी, ये पेंसिल मेरे हाथ से भी 400 है। ओह, ठीक ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। हाँ अच्छा मैं कंचन आंटी को बोल दूंगी, आंटी भेज देंगे ग्रुप के अंदर। शीतल जी ने फोटो मांगा है, आंटी आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा बाद में। आंटी एक और हाँ। पूछना था, ये जो हाँ द्वीप द्वीप जो है ना, वो द्वीप है ना, अपन कैसे बोलते हैं, आइलैंड है, चारों ओर पानी है और फिर अंदर, फिर बीच में पृथ्वी है ना? तो अब ये पृथ्वी जमीन में कितनी ऊंडी, कितनी गहरी तक पृथ्वी है वो? आगे मतलब आगे सारा वर्णन आ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। आंटी, हाँ आंटी पहला वाला पॉइंट सही है, तो बाकी के पॉइंट ना प्रिंटिंग मिस्टेक हुए होंगे, आपसे गलती नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, लिखने में मेरे ही, मैं बताऊं, मेरे दिमाग में कुछ कैलकुलेशन था, वो पहले वाले में तो आपने लिखा परिधि 949 योजन ही लिखा है। हाँ, आगे मेरे से गलती हो गई है उसमें लिखने में, ठीक है। बात बढ़िया। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ जय और जिनेन्द्र। आपके कारण ही उपयोग लगा ना आंटी, हमारा शकुंतला जी ने भी पकड़ा ना, मान लो, तो आपके कारण ही उपयोग लिखा, देशों जाजरी सिखाए इसके लिए। अनिता जी पूछिए। हाँ मासी, ये हर एक द्वीप का अपना एक नाम है क्या? हाँ, सबके नाम है, प्रज्ञापना सूत्र में लिख दिया है मैंने, वहां आलस नहीं किया लिखने में। नहीं मतलब ये पूरा नाम है, जैसे श्रीलंका नाम है ना, साथ बराबर नाम है, श्रीलंका नाम है ना द्वीप का। नहीं, मेरा पूछना था कि ये पूरे 56 अलग अलग नाम है कि 7 द्वीप का सेम नाम है? 7 द्वीप के एक। ओके, नेक्स्ट कुसुम जी गुच्चा।
कुमुद जी आप पूछ लीजिए ना पहले। दाढ़े किसको बोलते हैं? दाढ़े क्या होते हैं? दाढ़ाकार बता दिया। हाथी दांत होता है ना, किसी ने किसी को समझाने के लिए कह दिया तो ये दाढ़ाकार रूप से प्रचलित हो गया कि दाढ़ों के समान है। हाथी दांत के पास देखिए, पहले संकड़ा है फिर चौड़ा आ गया, ये आकार बन गया फोटो में। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत कृपा करिए। जय दाढ़े, जिनेंद्र। इनको भी दाढ़े ही बोलते हैं, लेकिन ये दंताकार बोलते हैं इसको, हाथी के दांत के समान। अच्छा, जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत कृपा करिए। कुसुम जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं यही बोल रही थी, निरुल भैया पूछ रहे थे ना कि कैसे होएगा ये सब। तो आप उनको मैं ये बनाने, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। एक बड़ा गोला बनाओ, उसके बाद वो दाढ़े निकाल के जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे करके निकालो गोले, आपको क्लियर हो जाएगा। सब कोई बना लीजिएगा ऐसे सेंटीमीटर के बेसिस पे, अच्छी बात है। हाँ, तो क्या ये प्रैक्टिकल आपको कंफर्म हो जाएगा कि बात जो कह रहे हैं भगवान वो सही है वास्तव में। भगवान की बात सही है, अपने को मन में करना है। तो प्रैक्टिकल भगवान के तो देशों एक भी गलती नहीं हो सकती है उनकी बात। तो अपन क्या प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कंफर्म अपने को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या एक बड़ा राउंड जम्बू द्वीप का बनाओ, मतलब एक 10 सेंटीमीटर का राउंड बना लो। उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटीमीटर का ऐसे गोले बनाओ और उससे निकाल के देखो कि वास्तव में क्या अप्रूव हो जाएगा। आप खुद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए बताने के लिए। ओके सभी लोग आज है ना, बुक का नाम आ जाएगा आलोक में लोक वाला, तो बुक चेक कर लेना, एक बार वापस डाल देंगे नाम। हाँ, ये आलोक की बुक है ना, जैसे एक कोयम्बतूर छपी हुई है, इसकी छपाने वाले नहीं, अपने आलोक में लोक चाहिए। हाँ, ये अभी जो फोटो डाला वो तो आलोक की सेल वाला है। हाँ, वो आलोक की सेल। हाँ, वो तो कोयम्बतूर से है, पब्लिश कोयम्बतूर। और वो कौन सी एक बुक, और वो भी नाम डाल देना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। पढ़िए रिंकी जी, पढ़िए। 3rd पॉइंट से पढ़ूं? हाँ नहीं, वो तो हो गया ना पूरा। ठीक है। प्रश्न 3014। नहीं, सब नहीं हुआ था क्या उसमें? हाँ, तभी कह रही हूँ, 3rd तक हुआ था। हाँ, पढ़िए। नंबर 4, जगती और तृतीय अंतरद्वीप से भी 600 योजन आगे जाने पर 600 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतरद्वीप है। इसकी परिधि देशोन 1897 योजन है। नंबर 5, जगती और चतुर्थ अंतरद्वीप से भी 700 योजन आगे जाने पर 700 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतरद्वीप है। इसकी परिधि देशोन 2213 योजन है। जगती और पंचम अंतरद्वीप से भी 800 योजन आगे जाने पर 800 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतरद्वीप है। इसकी परिधि देशोन 2529 योजन है। जगती और छठे अंतरद्वीप से भी 900 योजन आगे जाने पर 900 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतरद्वीप है। इसकी परिधि देशोन 2845 योजन है। इसी क्रम से उत्तर दक्षिण की सभी v दिशाओं में रहे हुए 7 अंतरद्वीपों का वर्णन कहना चाहिए। प्रश्न 3014, सभी अंतरद्वीप जल से कितने योजन ऊंचे हैं? उत्तर, सभी अंतरद्वीप जल से ½ योजन 4000 धनुष ऊंचे हैं। प्रश्न 3015, अंतरद्वीपों के चारों ओर पद्मवर वेदिका है, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, 56 अंतरद्वीप चारों तरफ से 500 योजन विस्तार वाली चौड़ी और 500 धनुष विस्तार वाली चौड़ी और 800 योजन ऊंची परमवर वेदिका से सुशोभित है। वेदिका पर मणि रत्नों के पद्म, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, देव, देवी, चंद्र, सूर्य, वृक्ष, लता आदि अनेक प्रकार के चिन्ह मंडे हुए हैं। उसके ऊपर वन खंड है जो बहुत हरा भरा, यावत बहुत से वान व्यंतर देव देवियां वहां उठते बैठते हैं। ये जो पद्मवर वेदिका यानी सभी द्वीप समुद्रों में, जितने भी द्वीप समुद्र है सब में सिर्फ जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वॉल है उसे जगती कहा जाता है, बाकी सबके पद्मवर वेदिकाएं हैं। पद्म यहाँ बहुत रत्नमय पद्म आदि रहते हैं, इसलिए इनका नाम पद्मवर वेदिका है। हाथी, घोड़ा, अनेक प्रकार की चित्रकारियां बनी हुई है, क्योंकि देव देवों का क्रीड़ा स्थान है, घूमने फिरने का स्थान है।
500 धनुष विस्तार वाली यानी चौड़ी है, ये इतनी ऊपर 500 धनुष की चौड़ी है, तो यहाँ देवी देवता उठते बैठते आदि हैं। तो पूरी पद्मावर हर अंतरद्वीप के चारों तरफ पद्मावर वेदिका बनी हुई है। बोलिए निरुपमा जी। हेलो। हाँ बोलिए निरुपमा जी। हाँ दीदी नमस्ते। मैं कह रही थी मेरे पास है ना नक्शा बना हुआ था, मैं पहली बार से कर रही हूँ पर आपके उसमें जा नहीं रहा है। अच्छा, तो वो मैं चाह रही थी कि देख लेते, हाथ से बना हुआ तो शायद इजीली समझ में आ जाएगा। बता दीजिए। नहीं तो पर वो आपके उसमें मैं सेंड नहीं कर पा रही हूँ। फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम ट्राइंग। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में भेज दीजिएगा ना। सुमन जी छाजेड़ जो आपने पूछा है ना, 3015 में 8 योजन ऊंची है, वो गलती से 800 योजन बोला गया, 8 योजन ऊंची है। आंटी ये जो 500 धनुष का इतना चौड़ा वाला है, उसके अंदर ही वनखंड है, उसमें वनखंड बना हुआ है पूरा। ये पूरी पद्मावर वेदिका आ गई, ये रत्नमय है, यहाँ बहुत चित्रकारियां आदि की हुई है, सब पूरी ऐसे समझो। और ये जो ऊपर किताब की चौड़ाई है ये 500 योजन है, 500 धनुष है। 500 धनुष कितना चौड़ा होता है। तो यहाँ हरे भरे वनखंड है, झूले लगे हुए हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के आदर्श ग्रह है, पर्वत है, उत्पात पर्वत आदि है, जहाँ पर देवता आके अपने विमान रखते हैं, इनके क्रीड़ा स्थल है। उत्पात पर्वत में देवता के विमान भी उतर जाते हैं। हाँ 500 धनुष का है ना, इतनी चौड़ी है, तो छोटे विमान संकुचित करके आ जाते हैं। जम्बू द्वीप में भी लाते हैं ना, जन्म नगर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, संकुचित कर लेते हैं, जहाँ करना हो फैला देते हैं। अभी जी जय जिनेन्द्र प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। वेदिका बोले तो वेदिका की भित्ति बोलते ना उसको, वेदिका नहीं ये वेदिका ही है, पद्मावर वेदिका ही कहलाती है। अच्छा, और हरा भरा बहुत हरा भरा वनखंड है जो बहुत हरा भरा है, इतनी हरियाली है एकदम, कहीं काले कहीं वहां पे इनका वर्णन आता है कि वहां पत्ते टकराते हैं तो राग रागिनियों जैसे संगीत होती है, देवी देवताओं का स्थान है। तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है भवन द्वार के थोपड़े में, जीवा जीवा विगम सूत्र में। जैसे कोई बाग बगीचा जंगल बहुत हरा भरा होता है और कोई सूखा होता है ना। आंटी हाँ आंटी पद्मवर वेदिका का मतलब वाल चारों तरफ की। हाँ और हर अंतरद्वीप को जो है यानी वहां पे बहुत पद्म है, रत्नों के पद्म बने हुए, हीरे माणक मोती पन्ना, इन सब के पद्म छोटे बड़े आदि अनेक प्रकार के हैं, बहुत कारीगरी की हुई है। जैसे ताजमहल और में नहीं, पूरी दीवारों में कारीगरी की हुई है, उस प्रकार से समझना चाहिए यहाँ। लेकिन पद्मों की प्रधानता है, कमल के फूलों की। 56 के 56 द्वीप मतलब पूरे वाल से घिरे हुए हैं, ऐसा समझना। हाँ ठीक है। जैसे मकानों में पूरे शहर के बाहर में पूरे वो कोट नहीं लगे रहते थे पुराने जमानों में। परकोटे। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो देव प्रायोग्य भूमि में सभी के परकोटे भी रहते हैं, और ये भी इनके जो द्वीप समुद्रों में ये रहते हैं, पद्मावर वेदिका है। परकोटे का वर्णन तो पहले आ चुका है ना, चंद्रेंद्र जी की राजधानी में पहले भाग में। हाँ आ चुका। क्वेश्चन बताओ। हाँ बोलिए। प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। ये जो श्रेया जी आप लोग कर लिए जीव पर्याय मरासा से पूर्वी श्री जी से? नहीं कर पाई मैं, सब मेरे को बुखार आ गया और खांसी इतनी हो रही है कि बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। मरासा वही है? मरासा समता भवन से निकल गए, आज बापू नगर में आ गए। तो एक आप नहीं जा पा रहे, उनसे उनको बोलिए ना, कर लेंगे। मधु जी भी है ना, उनका भी मैसेज आया हुआ था। मधु जी सुराना, मधु जी शायद है नाम, मधुलता मधु सुराना है। हाँ तो उनको बोलिएगा ना, एक बार कर लेंगे, क्या डाउट है और उसमें क्या निकल रहा है वो मेरे को भी बता देंगे। ठीक है, मैं वैसे आज शाम को अभी जाने की कोशिश में हूँ क्लास के बाद। अच्छा मैं ये कह रही थी साहब की जो ये जगती है वो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल को आपने जगती बताया, तो ये वहीं से तो ये जो अंतरद्वीप निकल रहे हैं, तो फिर ये भी आप दीवार बता रहे हो, तो फिर ये क्या चीज हो गई? वहां से क्यों निकल रहे हैं? अपनी इंडिया की मान लो कि बाउंड्री वॉल है, इंडिया खत्म हुई, उसके कितनी दूर श्रीलंका है ना, अलग हो गई वैसे समझ नहीं। तो जैसे अंतरद्वीप निकले और ये जम्बू द्वीप से ही जो 56 अंतरद्वीप है, दोनों ही इधर और उधर मिला करके ईस्ट एंड वेस्ट में हो गया, तो फिर ये पद्मवर वेदिका नेक्स्ट किसकी हुई? वो उसकी हुई, हर द्वीप की है,
द्वीप के अच्छा, अंदर ये जो द्वीप बना हुआ है ना, उसकी बाउंड्री वॉल है। अच्छा, उस द्वीप की बाउंड्री वॉल है। हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि जम्बू द्वीप के बाद धातकी खंड आएगी तो उसके तो हो नहीं सकती, नहीं, क्योंकि जम्बू लंका द्वीप के पद्मवर बाद वेदिका लवण किसके? द्वीप के बाद लवण समुद्र आएगा। हाँ, लवण समुद्र की भी पद्मवर वेदिका है। फिर धातकी खंड आएगा, उसकी पद्मवर वेदिका है। यावत स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम में है, उसकी भी पद्मवर वेदिका है। लेकिन 56 अंतरद्वीपा तो जो ये है ना, ये इधर से ही जा रहे हैं ना। हाँ, भले वो से। उस द्वीप की पद्मवर वेदिका है ना। आप सोचो कि अच्छा। श्रीलंका ने अपनी चारों तरफ अंदर अपनी जमीन पर एक बाउंड्री वॉल बना ली है। हाँ, ये ठीक है शाश्वत है। हाँ, राउंड फुटबॉल ग्राउंड जैसा समझ सकते हैं ना आंटी, फुटबॉल ग्राउंड की बाउंड्री होगी वैसा, पूरा गोल फुटबॉल ग्राउंड और बाउंड्री है। हाँ हाँ। अच्छा सर, धन्यवाद सर। शीतल जी। आंटी ये जगती का एक्चुअल मीनिंग बाउंड्री वॉल ही है क्या आंटी? भीत हाँ, ऐसे? लेकिन ये भिन्न प्रकार की है, इसका नाम जगती दिया है शास्त्रकारों ने, कोई ना कोई कारण है। ये नीचे 12 योजन चौड़ी, मध्य में 8 योजन, ऊपर 4 योजन की हो गई। गोपुच्छाकार की है, गाय के पूंछ के आकार की है। जबकि ये सब वेदिका है, ये एक ही समान है इनका, सब आधा योजन ऊंची है, तो वैसे का वैसे एकदम भीत की तरह ऊंची उठी हुई है। पर आंटी ये है सब जैसे अपने अपने जैसे वॉल बनाते हैं वैसी ही है आंटी, मिट्टी नहीं, और लेकिन ये रत्नमय है, पूरी कारीगरी है। अपनी जगती भी मतलब जम्बूद्वीप की जगती। हाँ, जगती भी बहुत विस्तार से वर्णन है इसका, पहले आ चुका है ना प्रश्नमाला में, जगती का वर्णन आया, मुझे लग रहा है जो जगती का वर्णन दिया हुआ। पर आंटी अपने इस जगती पे वो जो ये जो देव देवी चंद्र सूर्य जो पद्मवर वेदिका पे है, वैसे चित्र वगैरह नहीं है? बहुत है। अच्छा, अपने मतलब इस जगती पे हाँ, भी है। जगती पूरी सुशोभित है एकदम वैसी। ऐसे झंडे वो घंटे लटकते हैं, हवा की झनकार से वो हिलते हैं। बैठने के स्थान जैसे अपने सोफा आदि रहते हैं, उस प्रकार एकदम रत्न में स्थान बने हुए हैं, देवी देवता बैठते हैं, पूरा ऊपर है। वर्णन मेरे ख्याल से दिया हुआ है, प्रश्नमाला में आ चुका है जगती का वर्णन। एक बार देख के कोई बताना, किसी ने अगर अभी पढ़ी हो तो देख के बताना। तो आंटी और ये नहीं है तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, उसके लिखा हुआ है। ये सब आंटी शाश्वत है, तो ये किसी ने तो बनाई होगी ना आंटी, किसी ने सोची होगी। जम्बू द्वीप किसने बनाया? मेरू पर्वत किसने बनाया शीतल? शाश्वत है ना। हाँ, पर आंटी देखिए जम्बू द्वीप तो जैसे एक मतलब एक जैसे अभी श्रीलंका को एक समुद्र में से जैसे एक पीस ऑफ लैंड ऊपर आ गया, वो एक द्वीप नहीं, वो शाश्वत नहीं है, तो वो तो पीस ऑफ लैंड कभी भी हट सकता है, पानी बढ़ जाएगा तो वो डूब भी सकता है। हाँ, मॉरिशस कहते हैं कि शायद डूब जाए पानी में, कुछ सालों बाद पानी बढ़ रहा है ऊंचा वो, लेकिन ये शाश्वत चीजें हैं, ये ऐसे ही रहती है। अच्छा, मतलब ऐसे थोड़ा सा लगता है कि भी होगा। हाँ, जगती का दिखा दो फोटो। नहीं, किसी के पास हो तो भेज देना ना कंचन आंटी को, उसमें गवाक्ष वगैरह बने होंगे तो वो सब ध्यान आ जाएगा। किसी के पास हो ना तो आंटी को भेज देना, कोई सी भी जगती हो या पद्मवर वेदिका। हाँ शीतल जी पूछो। नहीं, मैं वही पूछ रही थी कि ये इतनी सब मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने जाके बनाई हो, किसी ने सोची हो, किसी ने इसका आर्किटेक्चर किया हो, जैसे मतलब किसने मनुष्य को बनाया, किसने देव को बनाया, सभी शाश्वत भाव है ना। अनुत्तर विमान किसने बनाया, ऐसी अद्भुत चीजें। आंटी उसका तो एक एक दरवाजे का वर्णन आता ना, एक एक दरवाजे पे ऐसे आगमों का आवाज आती है, एक एक सबका। नीरज जी माना साहब पढ़ा रहे थे ना वहाँ पे 5 मिनट तक। ठीक है आंटी, कृपा करें। अनादिकाल की लोक स्थिति है ऐसी। प्रमिला जी जैन। आंटी जी भोग भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि जिन स्थानों में युगलिक रहते हैं उसे भोग भूमि कहते हैं। तो सिर्फ धर्म, व्यापार, अस्सी मस्सी, कृषि कुछ नहीं होता है, उन स्थानों को भोग भूमि कहते हैं। अपने यहाँ तो खाना के लिए पुरुषार्थ, खेती बाड़ी, लेखन कला, शस्त्र कला सभी होती है, वहां नहीं होती है। ओके, और आंटी जी वानवेंतर देव पूरे तिर्यक लोक में होंगे या फिर ओनली 15 कर्म भूमि और 30 कर्म भूमि? नहीं,
वो सभी जगह क्रीड़ा स्थान है, घूमने फिरने। यहाँ भी देख लो तो स्विट्जरलैंड कितने लोग जाते हैं घूमने, ऊटी चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो ये क्रीड़ा स्थान है। इतनी पद्मावर, असंख्य पद्मावर वेदिका है। वाणव्यंतर देव भी असंख्य है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते। हाँ, जहाँ जाना हो, तो उनका अपने को जहाँ जाना हो, जिस स्थान पे जाना हो चले जा सकते हैं ना। कोई मरकारा जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जीवन में 10 स्थानों पर जाता है, वैसे ही वो भी घूमते रहते हैं। मेन उनका उत्पत्ति स्थान और उनका रहने का स्थान कहाँ? उनका रहने का स्थान वो लंबे काल तक घूमने के शौकीन रहते हैं। उनका स्थान नीचे बताया गया है कि जो रत्नप्रभा पृथ्वी है उसमें 100 योजन ऊपर का छोड़कर 1000 योजन की जो उसमें 100 योजन नीचे छोड़कर 800 योजन के क्षेत्र में उनके नगर है। सभी द्वीपों के नीचे उनके नगर है। एक द्वीप एक समुद्र है, समुद्र के नीचे नगर नहीं है, फिर वापस द्वीप के नीचे, ऐसे असंख्यात उनके नगर है। तो हम उनको अधोलोकगामी बोले, अधोलोक में उत्पन्न होता है ऐसा? नहीं, वो तो तिर्यक लोक में आके ना 800 योजन का क्षेत्र, समभूमि से 900 ही तो हुआ, 100 छोड़ा ऊपर और बीच के 800 में। तो वही होगा उनका, तो हम तिर्का लोक में बताएंगे ऐसा। तो ये इसका मतलब तीनों लोक में देवी देवताओं का देवी तीनों लोक में आते जाते हैं। मेरू पर्वत आदि, अंजनगिरी, दधिमुख, ऊर्ध्व लोक में भी गए हुए हैं, वहां भी जाते हैं वो लोग। हिल स्टेशन पर भी लोग जाते हैं और दूसरे स्थानों पर। परमाधामी देवियों का वर्णन नहीं है क्या? परमाधामी देवियां तो होती है, देव है, भवनवासी देव, तो वहां परिचालना आदि इन लोगों की है, कहाँ भोग आदि भोगते ही है इनके। कोई वर्णन नहीं आता तो उनके भेद नहीं आते? नहीं, जितने देव है उतने प्रकार की देवियां है, हम उसी में इंक्लूड करें। हाँ, धन्यवाद। गुलाब जी बोलना। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं कह ये जो हर द्वीप के पास बाउंड्री आती है क्या? हाँ, हर द्वीप और हर समुद्र में बाउंड्री आएगी। हाँ, तो मैंने पहले ऐसे पढ़ा था ठोकड़ों की किताब में, जैसे 300 योजन की दूरी पर फिर एक, मतलब ये चौकी, मतलब ऐसे 4 चौकियां बनी हुई है और 7-7 चौकी, तो 56 ये हो गई। तो ऐसे है क्या कुछ? नहीं, शास्त्र में ये आंतरा है क्या बीच में? आंतरा है? हाँ हाँ, आंतरा तो है ना बीच में? हाँ 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 हाँ, यही पूछना था। 300 के बाद फिर 300 खाली जगह जो के फिर 300 का अंतरा है ना? हाँ, फिर 400 का अंतरा, 400 खाली जगह छूटी, फिर 400 योजन का आया। अच्छा, और फिर बाद में दिया हुआ ना इसमें, फिर 500 योजन आगे जाएगा। अच्छा, बढ़ता गया, मतलब आगे आगे 100 योजन बढ़ता गया। हाँ हाँ, धन्यवाद। प्रमिला जी बोले, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए सर, रीडिंग करनी है प्रश्न नहीं, मेरे को कुछ नहीं पूछना है, जो अभी भाई ने बताया था वही दगमाला इसका दिखाने के लिए मैंने किया था। ये नहीं, हाँ, ये तो जम्बूद्वीप की जगती है। हाँ, जगती। थैंक यू। प्रज्ञा जी गुलगुलिया। आंटी, जैसे आप बताए कि जम्बूद्वीप में बाउंड्री पे जगती है, बाकी सब में पद्मवर वेदिका है, तो मतलब लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, वहां पे भी पद्मवर वेदिका है क्या? हाँ हाँ, सिर्फ जम्बूद्वीप में ही जगती है? हाँ, बाकी तो सबकी जगती पद्मवर वेदिकाएं हैं। ये भिन्न प्रकार की है, इसका नाम जगती दिया गया है। जैसे डैम होते हैं ना, अभी डैम कैसे ऐसे होते हैं ना, इस ढंग से डैम बने हुए रहते हैं, ये इस आकार की हो गई, नीचे 12 योजन चौड़ी गोपुच्छा आकार की है, इसलिए इसे जगती का नाम दिया गया। और ये सीधी भींत जैसी है, जैसे बाउंड्री वॉल जैसी है। अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। शिल्पा जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, बोलो शिल्पा। आंटी, ये परिधि का मतलब बताइए ना। परिधि यानी क्या बोलते हैं, बाहर क्या? सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, हाँ। सर्कल में बोलते हैं उसको सर्कमफेरेंस। अच्छा, ठीक है, जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ, बोलिए शकुंतला जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र। ये क्या हर एक विमान के नीचे समुद्र आएगा क्या? हर एक विमान? हाँ, विमान की बात नहीं चल रही है। नहीं तो उसका रहने का स्थान कहाँ है फिर देवों का?
विमान में ही तो रहते देव हैं। नहीं नहीं, वाणव्यंतर देव सबका अलग अलग है ना। भवनपतियों का अलग, वाणव्यंतरों की बात चल रही थी, उनकी बता रहे हैं कि 800 योजन के क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के नीचे उनका रहने का स्थान है, फिर लवण समुद्र के नीचे नहीं है, फिर धातकी खंड के नीचे उनके रहने का स्थान है। तो ऐसे एक के छोड़ के एक ऐसे आता है क्या? है, मतलब एक को छोड़ के फिर दूसरा आता है? हाँ, बीच में गैप है। गैप गैप देख के। हाँ। प्रश्न संख्या सभी नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 123, प्रश्नमाला पेज नंबर 20। वहां दिया है वाणिज्य देवता कहाँ रहते हैं। अब पेज नंबर 20, 123 क्वेश्चन नंबर 123। जी मानसी, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? छोटा सा है। हाँ बोलो। विग्रह गति में कितनी दृष्टि रहती है? तो तीनों इसमें विग्रह गति में, पाटिबंध विग्रह गति में 2 दृष्टि, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। मिश्र दृष्टि जीव काल नहीं करता है, मिश्र दृष्टि अवस्था में। ठीक ठीक, थैंक यू। हो गया आंटी। एक और है ना कोई? एक मिनट, वंदना जी बोलते हैं। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए वंदना जी। जैसे अभी प्रिंसी जी ने क्वेश्चन किया था ना अवस्थित वाला, हाँ, तो जो वर्धमान, हीयमान और अवस्थित का थोकड़े में अवस्थित की स्थिति बताइए। जगन्य एक समय उत्कृष्ट अपने वीरकाल से दुगना। ठीक है ना। और ये ही स्थिति इधर सोपचे सापचे के थोकड़े के अंदर यहाँ पे हाँ, बताइए। तीन भंग लिए हैं। सोपचे सापचे का मतलब ही अवस्थिति है क्या? सोपचे सापचे, एक मिनट ध्यान नहीं, क्या है सोपचे? उत्पन्न भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। हाँ वही बात हो गई, अवस्थिति है इसका मतलब भी। हाँ हाँ। और निरुपचय और निरुपचय और हाँ निरुपचय, इसका भी मतलब अवस्थिति है। लेकिन उसमें जन्म मरण नहीं हो रहा है ना। अच्छा, उसमें जन्म मरण नहीं हो रहा, तो वो अवस्थित अलग है, ये अलग है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं हम। तो लेकिन इस सोपचे सापचे में स्थिति हो गई जगन्य एक समय और उत्कृष्ट आवले के असंख्यात्वा भाग सोपचे सापचे के थोकड़े के अंदर। हाँ। अगर हम अवस्थित का मानते हैं और वर्धमान हीयमान अवस्थित के अंदर, यहाँ अवस्थित की हो गई जगन्य एक समय अपने वीरकाल से दुगना, तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? ये ऐसे, ये डिफरेंस इसलिए, यहाँ देखिए, अवस्थित की स्थिति है कि उतना का उतना रहे, चाहे विरह पढ़ो या चाहे समान संख्या में जन्म मरण होते जाओ, तो संख्या समान रहेगी अवस्थित में। निरुपचय में जन्म मरण ही नहीं होगा तो भी संख्या समान रहेगी, न मरेगा न जिएगा कोई, तो संख्या समान उपजई। सोपचे सापचे में हो गया जन्म मरण दोनों होते रहेंगे। उधर जैसे दुगनी स्थिति बोल रहे वीरय काल से, और यहाँ पे जगह असंख्यात्वा भागी बोल रहे हैं। प्रश्न कौन सा है? पेज नंबर बोलिए, इसमें प्रश्नमाला खोलो। एक आंटी कोई भी अन्यथा ना ले। अभी जैसे 56 अंतर जीव का टुकड़ा चल रहा है ना, तो आप उससे रिलेटेड डाउट्स रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आंटी समाधान कर रहे हैं नो डाउट, पर थोड़ा सा सबका लिंक टूट जाता है। आगे पीछे पूछने का भाव रखें। अगली बार क्लास में या तो जल्दी जुड़े या फिर बाद में भाव रखें। आंटी प्रश्न नहीं, वो संख्या पहले उसमें क्वेश्चन चला 251 था ना। हाँ, पहले क्वेश्चन चला था ना, वो उसी का ही था। बराबर है भन्ना जी, पर आप बाद नहीं, में कोई 3:15 दिक्कत नहीं से है। 3:20 के बाद नहीं पूछिए आप। 251 पेज नंबर, 251 पेज नंबर खोलिए वंदना जी, सब कोई खोल लीजिए 251। देखिए वंदना जी, सोपचे सापचे किसे कहते हैं? 1372 पढ़िए। कौन सा नंबर? 1372। 1 1372
सोपचे सापचे किसे कहते हैं? सोपचे सापचे उपचे और अपचे सहित दंडक विशेष में जीवों के जन्म मरण से संख्या घट जाए, बढ़ जाए या बराबर रहे उसे सोपचे सापचे कहते हैं। इसमें वर्धमान, हीयमान, अवठिया तीनों भेद पाए जाते हैं। मुझे सिर्फ स्थिति का पूछना था बस, वो बाकी तो मुझे पता है, वो जन्मते मरणते बराबर है। ठीक है, सोपचे सापचे की स्थिति कितनी बताइए, इसमें खोलिए इसी में। इसमें लिखा नहीं है सोपचे सापचे की स्थिति, छूट गई है क्या? 6-19 दंडक में सर जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा भागी है इसकी स्थिति। पहले लिखा हुआ है अवस्थित की है क्या? एक बार अवस्थित की लिखी हुई, वर्धमान हीयमान की स्थिति लिखी है ना, जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा भाग 1360। तो सापचे की छूट गई है ना स्थिति, एक बार देखो उसमें चेक कर लो सब कोई। हाँ, नहीं ये सोचो कि अपना पुराना देखना हो रहा है, जल्दी से सब चेक करके बताइए, मैं भी चेक कर रही हूँ सोपचे सापचे की स्थिति। नहीं आंटी, दिया है ना आवलिका के असंख्यात में भाग के, इसमें बुक में छूट गई है लग रहा है। वंदना जी थोकड़े की किताब में है? नहीं, थोकड़े की किताब में है, वो मेरे पास है, दोनों ही है बुक्स मेरे पास। तो उसी में मैं ये कह रही हूँ कि एक सोपचे सापचे के थोकड़े में अवस्थित की स्थिति एक जगन एक समय और उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात भाग है, और वर्धमान हीयमान अवस्थित के अंदर स्थिति बताइए जगन्य एक समय और अपने अपने वीरकाल से दुगना। बस स्थिति में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, बस वही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इसका मीनिंग तो मुझे पता है कि क्या होता है सोपचे सापचे निरूपचे में, बस स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और कोई बात नहीं, फिर कभी आप देख लेना। मैं आपको देख के फिर बताती हूँ। हाँ आंटी ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ पढ़िए रिंकी जी पढ़िए। प्रश्न 3016 अंतर द्वीपों के भूमि भाग का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन द्वीपों की भूमि मक्खन के समान मुलायम स्पर्श वाली होती है। यहाँ के बहुत रमणीय भूमि भाग को मानो पुष्पों ने ढक रखा है। जब वायु के झोंकों से अनेक पुष्प जमीन पर गिरते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पों की वर्षा हो रही है। वहाँ कांटा, खीला, कंकर, अशुचि, दुर्गंध आदि नहीं होते हैं। प्रश्न 3017 क्या अंतर द्वीपों में चंद्र सूर्य ग्रहण आदि होते हैं? इन क्षेत्रों में चंद्र सूर्य ग्रहण, इंद्रधनुष, अनिष्ट सूचक ग्रह समुदाय, आकाश में दिखने वाले अग्नि सहित पिशाच का रूप, दिशाओं का धूल से भर जाना, सुकाल, दुष्काल, अतिवृष्टि आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वहां क्षेत्र स्वभाव एवं युगलिकों के पुण्योदय से ज्योतिषी संबंधी कई चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 3018 अंतर्द्वीपज मनुष्यों युगलिक के सहनन संस्थान आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, एकांत मिथ्या दृष्टि, देव गतिगामी, अनुपम सौम्य और सुंदर रूप वाले अंतर्द्वीपज मनुष्यों के वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन और समचतुरस संस्थान होता है। इनकी अवगाहना 800 धनुष और आयु पल के असंख्यात में भाग होती है। ये अल्पकशायी, सरल, संतोषी और शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। प्रश्न 3019 अंतर्द्वीपज मनुष्यों के आहार इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, इनके गुण देखो। शास्त्रकार इन्हें कह रहे हैं कि संतोषी, अल्पकशायी, सरल। अंतर्द्वीपज मनुष्यों के आहार का वर्णन कीजिए। अंतर्द्वीपज मनुष्य एक दिन के अंतर से पृथ्वी, रस, पुष्प और फल का आहार करते हैं तथा झरने, पुष्करनियों आदि का पानी पीते हैं। वहां की पृथ्वी का स्वाद शक्कर जैसा होता है। प्रश्न 3020 अंतर्द्वीपज मनुष्य एकांतर आहार करते हैं तो क्या इनके तपोजन्य निर्जरा होती है? उत्तर, नहीं होती है, क्योंकि इनके त्याग करने के परिणाम नहीं होते हैं। प्रश्न 3021 अंतर्द्वीपों में असी मसी कृषि का व्यापार नहीं होता है तो इनकी स्वाभाविक इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं? असी शास्त्र आदि, मसी लेखन विद्या, कृषि, खेती आदि जीविका के दूसरे साधन। उत्तर, निम्नोक्त 10 जाति के वृक्षों से इनकी विशेषता स्वाभाविक इच्छाएं पूरी होती हैं। मतंगा, शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले वृक्ष
ढाब, खजूर आदि। भृतंगा, पत्र आदि देने वाले वृक्ष। इन वृक्षों पर लगे फूल, पत्ते आदि सहज रूप में ही सोना, मणिरत्न आदि के चित्रित बर्तनों, थाली, कटोरी आदि के समान होते हैं। जैसे देखो इधर है ये डाब, खजूर आदि 56 अंतर्द्वीप का नहीं, देवकुरु उत्तर कुरु का वर्णन आता है कि चक्रवर्ती की खीर जो 1 लाख सोने के दीनारों से बनी हुई रहती है, जो 1 लाख गायों को खिलाया जाता है, पांडु देश का इक्षु, और उसका दूध निकालकर 50,000 गायों को पिला दिया जाता है। 50,000 गायों का दूध निकालकर, जीवा जीवा विगम सूत्र में ये वर्णन है, 25,000 गायों को, फिर 25,000 का 12,500 यावत वो एक गाय को अंतिम में जो पिलाते हैं, उस दूध से चक्रवर्ती की खीर बनती है। उस खीर को चक्रवर्ती, अनेक वस्तुएं उसमें डाली जाती है, स्वास्थ्य वर्धक आदि, उसके बनाने का क्रम आदि भी ग्रंथों में लिखा हुआ मिल जाता है। उस खीर को चक्रवर्ती और उसकी पटरानी ही पचा सकते हैं, खाली दासी उस खुरचन को खा सकती है, अन्य कोई खाए तो उसको पागलपन जैसा आ जाता है। तो वैसी जो स्वादिष्ट होती है, इनके जो वृक्षों के जिस चीज की, मान लो कि उनको रस जैसे, खीर जैसी कोई वस्तु खानी है, अपने को तो पानी की अभी 2-3 चीजें ही मालूम है कि खजूर के पेड़ से तोड़ा, वो गीला खजूर खोला और पी लिए, डाब का पानी पी लिए, वैसे तो उस प्रकार अनेक तरह की चीजें हैं जो अनंत स्वादिष्ट, अनंत शब्द भी लगा दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतनी स्वादिष्ट होती है क्षेत्र के स्वभाव से देवकुरु उत्तर कुरु। यहाँ तीसरे आर्य के उतरते जैसा काल होता है तो थोड़ी हीनता आ जाती है, लेकिन वस्तुएं बहुत पौष्टिक, स्वादिष्ट आदि वैसी होती है। अब पात्र आदि देने वाले चाहे खाओ कितना ही, एक दिन बाद भी पेड़ से अगर वो आम भी तोड़ के खा रहे हैं या वो खीर जैसा कोई पदार्थ लेके खा रहे हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो जो पत्ते होते हैं, कई पत्ते अपन देखते हैं यहाँ पे कि लाल चित्रकारी की हुई, लाल पीले रंग के, दूर से देखो तो सूर्य की रोशनी में एकदम चमकते हुए लगते हैं, उस प्रकार वहां के कई पत्ते जो होते हैं, वृक्ष आदि, कटोरी की तो तुरई लटकती है, समझ लो वो सूख जाती है तो एक अलग तरह का आकार रहता है ना सूखी हुई, तो उस प्रकार के वृक्षों में कटोरियां, थाली आदि वैसे आकार के लटकते रहते हैं पत्ते, फल फूल आदि, जो देखने में एकदम हीरे, पन्ने, रत्नों के बने हुए जैसे दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे थाली, कटोरी आदि के निकाल के उनमें आहार रख के खाते हैं। आगे पढ़िए आंटी। पृथ्वी रस क्या हुआ? 3019 पृथ्वी रस का आहार करते। अपन अगर मिश्री खाते हैं तो मिश्री पृथ्वी की बनी हुई, मेट कई लोग खा लेते हैं, होते ना मुल्तानी मिट्टी, कई लोग खा लेते हैं, तो उसका स्वाद वो पृथ्वी रस कहलाता है। तो उसी प्रकार की कोई पृथ्वी कोई उठा के खा लेते हैं। वैसे कई लोग चुन्ना, सीमेंट, पहले बहुत था, कैल्शियम की कमी होती थी तो लोग चुन्ना, सीमेंट खोल खोल के खा जाते थे, उनकी इच्छा होती थी, तो उस प्रकार की यहाँ भी पृथ्वी की कोई चीज है वो रस की उनमें। आंटी, आकाश न्यूज़पेपर का पार्ट भी खा लेता था, वो कोना तोड़ के। न्यूज़पेपर होता था ना, हाँ, वो भी खा जाता था, तो क्यों, उसमें भी कुछ होता है क्या? कुछ तो आदत हो जाती होगी, या डॉक्टर्स कैल्शियम का, इसका तो सुनते थे कि प्रेगनेंसी में खास तौर पर कैल्शियम की कमी होने के कारण औरतें उसको चुन्ने को दीवारों से तोड़ तोड़ के खाती थी। आकाश दीवार को खरोच के खाता था, न्यूज़पेपर खा जाता था। आंटी जी, अल्प कषाय बता रहे हैं ना, तो इसमें उनका क्या अनंतानुबंधी का उदय नहीं है क्या? नहीं, एकांत मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी भी अल्प कषाय होते हैं। अल्प कषाय मतलब फिर मंद होकर उदय में आते थे। मिथ्या दृष्टि जीव सदैव कोई क्रोध मान में थोड़ी भड़बकते रहते हैं, तो उनके लेशा भी होती है ना, हालांकि इनमें लेशा 3-4 ही बताइए, तो 3 अशुभ भी है, लेकिन कषाय अल्प है, अल्प रूप में उदय में आती है, मंद रस वाली अनंतानुबंधी समझ लो। लेशा भी बड़ी अशुभ है, लेकिन अच्छी कषाय अल्प है। कृष्ण लेशा है तो मंद रस वाली कृष्ण लेशा है, बंध भी कम हुआ उनका, इसलिए देवगति में जाते हैं। हाँ, ओके। और ये पल का असंख्यात भाग यानी असंख्यात वर्ष ही हुआ है ना? हाँ, असंख्य वर्ष समझा जाता है इनकी स्थिति। तो कितने हो गए आंटी, जो असंख्य यानी कितने लेंगे इसमें? अब खोला नहीं है ना शास्त्र में, कैसे बोले निश्चित रूप से। तो करोड़ पूर्व से ज्यादा हुए? हाँ, करोड़ पूर्व तो संख्या वर्ष है ना। नहीं, उसकी जाजेरी हो गया ये, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, हो गया प्रमिला जी? हाँ, प्रज्ञा जी। आंटी, ये जो वृक्ष है, मतलब खाने पीने के अलावा जो वृक्ष है, तो ये वनस्पति ही है और उसमें जो लगे हुए पत्ते वो वैसे शेप में है कि सभी पत्ती है,
यहाँ भी देखो कई गार्डन्स में उधर बाहर, और देखो कितने सुंदर पत्ते रहते हैं। अलास्का के आगे का एक जगह क्षेत्र है, 2 किलोमीटर एरिया में, वहां के ये जो नारियल जैसे पत्ते हैं वो एकदम दूर से देखो तो लगे कि चांदी के पत्ते पड़े हैं, वैसे ही कलर के, वैसे ही उसके। अच्छा, तो आंटी अभी जैसे ये भ्रतंगा जो बताया है वृक्ष जिसमें ये पात्र आदि लगे रहते हैं, तो मतलब ये है, जो है वो है वनस्पति ही है ये? हाँ, सभी वनस्पति है। देखने में लगेगा जैसे कोई गहने बने हुए रहते हैं ना, विविध चित्र, विविध रत्नों के बने हुए, माणक मोती आदि सभी डाल के, तो वो जो पत्ते हैं, वो पत्तों से वो जो आकार की कटोरी है, तो वो लगे कि रत्न जड़ित कटोरी है, और है वास्तव में वनस्पति है। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू। राम भाभी जी, ये इनमें सब संघनन सबसे अच्छा, संस्थान अच्छा, अनुपम सौंदर्य है, फिर भी ये एकांत मिथ्या दृष्टि क्यों होते हैं, क्या कारण है? इनके नहीं बने, क्षमकित नहीं आई हुई है। एकांत सम्यक दृष्टि क्यों है अनुत्तर विमान में? पुण्य भी बांधा है, तभी इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है, नाम कर्म की इतनी ऊंची चीजें प्राप्त हो रही है। मिथ्या दृष्टि जीवों के पास भी तो धन दौलत सौंदर्य सब कुछ होता ही है। कर्मबंध विचित्र, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुण्य बांध लेते हैं। सरल अल्प कषाई है तो देवगति परिणाम हो जाते हैं, उनके बंध के देवायु परिणाम आ जाते हैं। गुण संपन्न है मिथ्या दृष्टि होते हुए भी। हो गया सुमन जी? हाँ, धन्यवाद। हाँ, एक सबको 3015 में डाउट आ रहा है ना, तो फर्स्ट लाइन वापस से सुन लीजिए। 56 अंतर्द्वीप चारों तरफ से 500 धनुष विस्तार वाली, यानी कि चौड़ी, और 8 योजन ऊंची। 800 योजन नहीं है, 8 योजन है। बार बार जो मैसेज डाल रहे हैं ना वो देख लीजिए। उनकी जो गलत पढ़ दिया। नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। पढ़िए रिंकी जी। वृक्ष के फल आदि वीणा बांसुरी आदि वाद्य यंत्र के रूप में परिणत होते हैं। दिवंगा दीपशिखा वृक्ष के फल आदि रखना नहीं पड़ता है। अब जैसे गाना बजाना म्यूजिक आदि कुछ करना उठाना हो, किसी वृक्ष के नीचे गए, विपुल मात्रा में वहां पड़े रहते हैं, गया तोड़ा बजाए हटा दिया। वृक्ष के फल आदि दीपक का काम करने वाले होते हैं। ज्योतियंगा ज्योति शिखा वृक्ष के फल आदि प्रातःकालीन सूर्य के समान सुहावने प्रकाश देने वाले होते हैं। चितंगा वृक्षों के विविध प्रकार के फूल अति सुंदर और मनमोहक होते हैं। चित्ररसा वृक्ष के फल फूल भूख प्यास को शांत करने वाले खीर दूध पाक आदि अनेक प्रकार के भोजन रूप में परिणत होते हैं। मणियंगा वृक्षों के फल फूल पत्ते आदि सोना चांदी और मणि रत्नों से चित्रित हार कुंडल आदि आभूषण रूप परिणत होते हैं। परिणत होते ये लोग श्रृंगार करती है वहां के स्त्री पुरुष आदि, तो उन फूल पत्तों को लेकर पूरा समाज हार बना लेते हैं, कुंडल बना लेते हैं, जैसे फूलों और के अभी भी लोग बना के पहनते हैं ना, गहने आभूषण आदि, गहने वस्त्राभूषण, वस्त्र भी सारे पत्तों से ही वो लोग बना के पहनते हैं। गेहागारा मकान की तरह आश्रय देने वाले वृक्ष। अनियना अनग्न वृक्ष के फल आदि रेशम आदि के वस्त्र रूप में परिणत होते हैं, इसलिए इन वृक्षों का नाम अनग्न है। देखो अलग अलग तरह के ये पत्ते होते हैं, अनग्न अनियना वृक्ष जो होते हैं, कि आदि शब्द दे दिया है, कोई पत्ता तोड़ेंगे, जैसे अपने रेशमी वस्त्र होता है उस प्रकार के वो वस्त्र रूप, उसका वो लोग श्रृंगार करते हैं, पहन लेते हैं, तो कोई अलग अलग तरह के वस्त्र रूप में परिणत करते हैं। प्रश्न 3022 अंतर्द्वीप में मकान की तरह आश्रय देने वाले वृक्ष कौन होते हैं? उत्तर वृक्ष ही इनके घर होते हैं। ये वृक्ष कूट शिखर चबूतरा राजमहल आदि हर प्रकार के होते हैं। ये 45 मंजिलों तक के मकान के आकार के होते हैं। चढ़ने उतरने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि सोपान आदि अब जैसे देखो अभी भी नेपाल में भी है, अमेरिका में भी है, पेड़ पर एक इतनी बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, उस प्रकार यहाँ भी अनेक तरह के घर होते हैं, कोई कूट की तरह, कोई शिखर की तरह, चबूतरा कोई बना हुआ, वैसे राजमहलों जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो जिसमें थोड़े दिन इस मकान में रह गए, उठ के चले जाते हैं, दूसरे में रह जाते हैं, क्योंकि विपुल संख्या में रहते हैं वहां पर हर आकार के।
और उत्कृष्ट 45 मंजिलों तक के रहते हैं। वहां पे ये अगर चढ़ते उतरते हैं तो इन्हें सुखकारी होता है। अगर सीढ़ियां बहुत अच्छी हो तो हमें थकान नहीं आती है ना, तो उसी प्रकार उन वृक्षों की जो शाखाएं निकली हुई होती है वो उनके लिए साताकारी होती है ऊपर चढ़ने आदि के लिए। हाँ बोल पढ़िए। बस 2-3 जनों क्या है, 2-3 ही प्रश्न है जम्बू अंतर्द्वीप के, पढ़ के फिर प्रश्न ले लेते हैं। हाँ रिंकी जी। हाँ जी, प्रश्न 3023, क्या 10 प्रकार के वृक्षों को कलप वृक्ष कहते हैं? उत्तर, ग्रंथों में इन वृक्षों को कलप वृक्ष कहा गया है, किंतु श्री मर्थानांग सूत्र के 10वें ठाने में श्री जीवा जीवाभिगम और श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में वृक्ष ही कहा है। प्रश्न 3024, युगलिक मनुष्य की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, युगलिक मनुष्यों के क्षेत्र स्वभाव से वृद्धावस्था नहीं आती है, बाल सफेद नहीं होते हैं, शरीर में झुर्रियां नहीं होती हैं, रोग नहीं होता है, लेश मात्र भी दुर्भाग्य नहीं होता है, ये सदा हर्षित व वृक्षों से प्राप्त सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। युगलिक स्त्रियों का रूप अप्सराओं के समान होता है, माता पिता पुत्र पुत्री वस्त्र आदि पर तीव्र स्नेह नहीं होता है, वहां राजा रानी मेला महोत्सव सगाई विवाह रथ पालकी संग्राम रोग शोक आदि नहीं होते हैं, क्षेत्र स्वभाव से वैर रहित होते हैं। देखो ये अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, वैर रहित। प्रश्न 302, सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, संतोषी है, तो किससे वैर करेंगे? आपस में किसी से ममत्व ही नहीं रहता है, अपने अपने जोड़े घूमते रहते हैं, जैसे गाय भैंस घूमते रहते हैं, इधर घूमे उधर बैठे, उसी प्रकार ये भी। द्वीपेश मनुष्य के जन्म और मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, जब इनकी आयु 6 महीने शेष रहती है तब ये एक युगल संतान को जन्म देते हैं और 79 दिन तक संतान का पालन करते हैं। निरुपक्रमी आयु पूर्ण होने पर छींक और उबासी लेते ही काल करके भवनपति वानव्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3026, क्या युगलिक क्षेत्रों में हाथी घोड़े आदि पर कोई सवारी करता है? उत्तर, नहीं, कोई सवारी नहीं करते हैं। गाय भैंस भी युगलिकों के काम नहीं आती है। वहां सिंह सर्प आदि भी स्वभाव से भद्रिक होते हैं, इसलिए वे किसी को भी मारते नहीं हैं। वहां डांस मच्छर खटमल जूं लीक नहीं होते हैं। अब देखो युगलिक क्षेत्रों में, यहाँ भरत क्षेत्र आदि में भी जब तक युगलिक काल रहता है विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। विकलेंद्रिय सभी समुच्चय में आशनीय है, वो बाद में उत्पन्न हो जाते हैं, और लेकिन संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं युगलिक क्षेत्रों में। यहाँ भी जब होता नहीं तो आएंगे कहाँ से? अगर यहाँ भरत क्षेत्र आदि में जब युगलिक काल में संगी तिर्यंच नहीं होंगे तो बाद में आएंगे कहाँ से? उनकी संतति चलती है, इसलिए वो होते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, ये गुरुवार है ना, पक्षी है, तो क्लास का एडजस्टमेंट या तो कल रखने की संभावना है या शुक्रवार को। तो बहनें अपनी सहमति दे दें कि किसी को मंगलवार शुक्रवार, मतलब किसी का मंडल नहीं हो वो चीज बोले, बाकी उसके सिवाय शुक्रवार को रख लेते हैं। शुक्रवार को ठीक है, तो ये शुक्रवार को होगी, गुरुवार को पक्षी, उसकी क्लास शुक्रवार को होगी। तो सब लोग मैसेज देख लीजिएगा। प्रज्ञा जी पूछिए। आंटी, जो ये वृक्ष होते हैं जैसे ये लोग यूज करते रहते हैं, तो ये बाकी फिर अपने आप ग्रो होते रहते हैं क्या? मतलब इसमें अपने आप जंगलों में कौन पेड़ लगाता है? अपने आप होते रहते हैं, कहीं आम का कहीं केले का। तो जो जैसे वृक्ष है वहां पे नए, उनकी काल स्थिति पूर्ण हो जाती है, नए अपने आप वहां उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, और आंटी ये सोपान आदि का क्या मतलब हुआ? यहाँ सोपान का अर्थ, सोपान मतलब सीढ़ी, तो वहां सीढ़ी नहीं है। इसका आशय ये है कि वो डालियों पर जो चढ़ के जाते हैं ना, तो स्वभाव से ही उन वृक्षों की ऐसी है कि डालियां इतनी पास पास है, तो उनको चढ़ के 45 मंजिल ऊपर तक जाते हैं तो थकावट भी नहीं आती है। अच्छा, और आंटी जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि वहाँ डांस खटमल जूं लीक नहीं होते हैं, तो ये अकर्म भूमि क्षेत्र में कोई भी विकलेंद्रीय जीव नहीं होते कि ये सिर्फ नहीं होते हैं। यहाँ भी जब काल होता है भरत ऐरावत में, तब यहाँ भी नहीं होते हैं। अच्छा, वहाँ पे उस टाइम पे एक भी विकलेंद्रीय जीव नहीं होता? नहीं।
अच्छा। और आंटी ये जो एक लाइन लिखी है, सिंह सर्प आदि भी किसी को मारते नहीं है, तो आंटी जैसे सिंह का तो खाना ही वो दूसरे नहीं, जानवर होता है। खाना है, वो अपने जानवर को खा लेते हैं, मनुष्यों को दुख नहीं देते हैं। तो मतलब वो दूसरे जानवरों को मारते हैं, मार तो सकते हैं उनका मतलब। उनका आहार ही वही है, तो वो तो करेंगे ही ना। शाकाहारी होने की संभावना, हालांकि उल्लेख नहीं है, अब जो भी करते होंगे खाना अपना तो खाते ही होंगे। अच्छा आंटी, जैसे मेरे को एक चीज ये ध्यान में आ रही है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि एक बार ये ऐसे ही प्रश्न कुछ उठा था, तब उपाध्याय प्रवर ऐसा फरमाए थे कि ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है, बट ये भी हो सकता है कि जो मरे हुए हो, मरे हुए जानवर हो, वो खा सकते हैं, चला के नहीं मारते हो, ऐसा मेरे कुछ ध्यान में आ रहा है आंटी। हो सकता है, वही मरासा ने भी फरमाया ना, उल्लेख नहीं है, अब अपन जैसे भी समझ ले। मरे हुए भी इतने कितने मिलेंगे ना, हर 2 दिन बाद तो ये, हर 1 दिन बाद तो ये नहीं, मनुष्य का 1 दिन है तो ये तो 1 दिन से पहले आहार करते हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। आंटी इसी से संदर्भ में ना निर्मल किया एक बार पूछे थे कि जो किसी जानवर को मार के खाए युगली क्षेत्र में, तो वो तो फिर नरक में जा सकता है? वहां तिर्यंचों के लिए नरक बनती है? संगी तिर्यंच तो जा ही सकते हैं, लेकिन इनके लिए विशेषण लगा दिया ना, भद्रिक है परिणाम। शेर देवलोक में भी तो जाता है, शेर जाएगा, नरक में तो यहाँ युगली क्षेत्र वाले क्या नरक में नहीं जाएंगे क्या? क्यों नहीं जा सकते हैं? लेकिन भद्रिक लगा, अपने पास कुछ उल्लेख नहीं है इस संबंध में कहीं भी, इसलिए नहीं उत्तर देना ही उचित है। विमला जी। हाँ हेलो आंटी, इनमें युग्लिक संतान को जन्म देते हैं, 39 दिन तक प्रतिपालना करते, ये क्या? और निरुक्रमी आयु मीन्स क्या? निरुक्रमी यानी उनके उपक्रम नहीं लगता है कुछ पे, कोई एक्सीडेंट होने से मर जाए जल्दी, या कोई तीव्र राग द्वेष आदि के परिणाम आ जाए तो कोई मर जाए, आयुष कम हो जाए, वो सब नहीं होती है निरुक्रमी आयुष के, वो अपनी आयुष पूर्ण होने पर ही काल करते हैं। अच्छा, और ये 79 दिन का संतान का पालन करते हैं? 79 दिन होते हैं, फिर वो काल कर जाते हैं, संतान 79 दिन में जवान हो जाते हैं। अच्छा, युगलिक वो वापस जवान हो जाते हैं, बस इतना ही प्रतिपालन करते हैं? हाँ। और उनके मम्मी पापा चले जाते हैं ऐसा? हाँ, एक साथ ही जाते हैं दोनों, उनके ये दुख नहीं होता है, एक को छींक एक को उबासी आती है, काल कर जाते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन। अन्नपूर्णा जी। आंटी हाँ, ये युगलिक, ये जो अंतर्द्वीप का क्षेत्र है आंटी, एकांत मिथ्या दृष्टि क्षेत्र बोल सकते हैं इसको? क्या पता कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो। अच्छा, तिर्यंच में ये नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि होंगे, खाली युगलिकों के लिए कहा है। तो नहीं है, इसलिए अपन एकांत रूप से नहीं कह सकते हैं ना, हो सकता है कोई संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि भी हो वहाँ। अच्छा आंटी, वो जो तिर्यंच है वो भी युगलिक होते हैं? युगलिक तिर्यंच भी होते हैं, अयुगलिक तिर्यंच भी होते हैं। अच्छा। दोनों प्रकार के होते हैं। और आंटी इनको तो इतना सुख है, तो क्या सातावेदनीकरण इनके पदस्योदय से निकलते हैं? हाँ, निरंतर क्यों, थोड़ी बहुत आ ही जाए, राग द्वेष छद्मस्त है, कभी असाता का उदय उस ढंग से हो जाए, मुझे अभी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो असाता का ही उदय हो जाता है ना उस समय, छद्मस्ता के कारण वो हो जाता है। प्राय ये लोगों के रोग आदि नहीं है, ये सब दुख नहीं है, ईर्ष्या आदि का दुख आ ही सकता है, कोई चारण मुनि आदि चले जाएं तो कृष्ण लेशिया भी तो रहती है, कृष्ण लेशी भी है, ये देखकर पूर्व जन्मों का द्वेष हो, देखने मात्र से ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए उनको देखने से। अपन भी कभी किसी राह चलते को देख लेते हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मन में वो अच्छा लग रहा है, तो उसी प्रकार वो अन्य किसी जोड़े को देखते हैं। हालांकि देखो कितनी विशेष बात है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, ये कभी किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। आगम ये शब्द दिया हुआ यहाँ शायद नहीं दिया है ना। इतनी रूपवान स्त्रियां होती है, मनुष्य आदि में, देवों में भी रहता है स्व स्त्री पर स्त्री, वहां नहीं है। अच्छा आंटी, गुणस्थान जब पढ़े थे ना, तब कहा था कि मिथ्या दृष्टि है तभी संसार में वो है, सारे पापों की जड़ वो है, फिर अचानक से कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है,
अल्पकसाई है, सरल है, संतोषी है, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी नहीं लगता है आंटी? नहीं, क्यों लगते हैं? मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व है, मोक्ष में जाने के उनके भाव नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव ये तो सुख कुछ भी नहीं है, नवग्रवेक के सुखों को प्राप्त करता है ना। हाँ। जैन साधु बनता है तो कितना गुण संपन्न बनता है। गौतम हाँ। स्वामी जैसे क्रिया कर रहा है, कितना अल्पकशाई, क्रोध नहीं आ रहा है, सब कुछ है। अनंतानुबंधी का उदय, अनंतानुबंधी भी सनातन जैसी है, एकदम मंद रूप में उदय आ रही है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव हर टाइम लड़ाई झगड़ाई थोड़ी करता रहता है, वो भी तो दान पुण्य आदि करते हैं। शुक्ल लेशा उनमें भी है ना। हाँ आंटी। पहले गुण स्थान में लेशा कितने है? आंटी 6 के 6 तो लिखा है ना। हाँ आंटी। आंटी कृपा आंटी। हाँ, मेरे मुंह से गलती से पक्की निकल गया था। पक्की नहीं है, अष्टमी है। उसकी क्लास एडजस्टमेंट में फ्राइडे को होगी। आरती जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ बोलिए आरती जी। आंटी जी वहाँ पर मौसम ऐसे बारिश वगैरह कुछ होती नहीं है? हल्की हल्की मंद बारिश होती है, सुहावनी, एकदम रज से थोड़ी सुगंध आने लग जाए वैसी, बहुत तेज अच्छा, और बारिश जब नहीं होती है। हाँ, जब मृत्यु होती है तो वहाँ पर अग्नि तो होती नहीं है, तो जब नहीं, मृत्यु होती है तो वो बॉडी को क्या करते हैं फिर? क्योंकि विकलेंद्रिय भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, युग मरते हैं, इनके लिए कहा जाता है। हेमचंद्राचार्य ने तो लिखा है कि इनके पक्षी इनके शरीर को उठा के ले जाते हैं और समुद्र में डाल देता है। और कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, मतांतर इसमें मिलता है कि उनका शरीर पड़ा रहता है और मिट्टी, जैसे अगर गोबर हो मिट्टी में मिल जाता है ना, उसकी दुर्गंध आदि कुछ नहीं आती है फिर, तो उसी प्रकार उनका शरीर शीघ्र मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी रूप हो जाता है। दो मत मिलते हैं। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी ये एक तो प्रश्न 3017 में जो अनिष्ट सूचक ग्रह समुदाय क्या होता है आंटी? जैसे ग्रह और होता है ना, ज्योतिष शास्त्र देखने वाले देख के बता देते हैं कि ऐसा ग्रह अभी इस स्थान पर है, उस स्थान पर है, अच्छा नहीं है, शनि महाग्रह का प्रकोप आदि है, तो उस स्थान में कुछ भी नहीं दिखते हैं ये सब अनिष्ट सूचक। अच्छा, क्योंकि वो अनिष्ट होता ही नहीं है उनके। तो इस प्रकार के है तो वही आकाश तो वही है, लेकिन वहां से गोचर ही नहीं होगा उनको। तो उनको तारे वगैरह नहीं दिखते हैं क्या आंटी? तारे वगैरह सब है, चंद्र सूर्य सब है, ग्रहण नहीं होता है वहां पर। ग्रहण तो जो हो रहा है, सूर्य यहाँ दिख रहा है, वही युगलिक क्षेत्र में भी दिख रहा है, अभी 56 अंतर भी दिख रहा है। तो अगर मान लो इस जगह ग्रहण है तो पूर्ण ग्रहण भी होगा यदि, तो उसका एक अंश ऐसा खुला होगा कि उनको वो अंश ही दिखेगा। यार उनको ग्रहण दिखेगा ही नहीं, सूर्य एकदम मंद दिखेगा, बादल से ढका हुआ दिख जाएगा। और आंटी इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखता आंटी? इंद्रधनुष तो अच्छी चीज ही होती है ना? नहीं, अच्छी नहीं होती होगी तभी दे रहे हैं कि अनिष्ट सूचक कुछ भी नहीं दिख रहा है। कब या तो सूर्य की किरणें पड़ती है पानी की बूंद पर, तब वैसे इंद्रधनुष है, वहां नहीं होता है उस क्षेत्र में। और आंटी ये जो अगर इनको हम अल्पकशाई कहेंगे तो फिर उनको जो 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 हमारे जैसी जो फीलिंग्स होती हैं वैसे उनको नहीं है, ऐसा ही समझना आंटी? मतलब दूसरों के घर में ऐसा है वैसा है। नहीं, उनका किसी से लेन देन ही नहीं है ना। जैसे एक गाय दूसरे, महाराज ने यही उदाहरण दिया कि जैसे जानते आते हैं गाय भैंस बकरी, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है ना उनको। खाने पीने आदि के लिए कोई लड़ाइयां हो गई वो अलग है, उस प्रकार की उनकी लड़ाइयों की आवश्यकता नहीं है। सभी चीजें उनको मिल रही है, जिसको जो चाहिए वो इतनी विपुल मात्रा में है। और आंटी मोह हो तब तो लड़ाई भी होगी, आपस में अपन दो बैठ के दिन भर बात करेंगे तब तो मनमुटाव भी होगा। पर आंटी वो तो 7 जन्मते हैं तो मोह तो होता ही होगा ना आंटी? स्त्री पुरुष में तो ठीक है, जोड़ा है ही, वो पर से नहीं होता। और स्त्री पुरुष है शांत स्वभावी, आपस में नहीं लड़ते हैं। हाँ आंटी, एक तो ये इनकी जैसे इनके ये परिवार जैसा होता है आंटी, मतलब माँ बाप दादा दादी। तो नहीं, माँ बाप तो जन्मते ही मर जाते हैं ना। उन पर 79 दिन ही तो उनकी पालना करते हैं और बड़े उसी वक्त वो बड़े हो जाते हैं। जैसे 1 सप्ताह तक वो अंगूठा चूसते हैं, युगलिक स्त्रियां स्तनपान नहीं कराती है, अंगूठा चूसते हैं। 1 हफ्ता तक गोडालिया चलते हैं, 1 हफ्ता तक लड़खड़ाते कदमों से चलते हैं, 1 हफ्ता तक तोतली भाषा बोलते हैं। ऐसे करते करते इनके 79 दिन पूर्ण हो जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, वो युवा हो जाते हैं और जोड़े से रहते हैं वो लोग। फिर तो युगलिक स्त्रियां स्तनपान नहीं कराती आंटी? नहीं, जन्मते ही अंगूठा चूसते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान भी स्तनपान नहीं करते हैं ना। हाँ, तो इनके अंगूठे में कुछ होता है आंटी? मतलब
हाँ, तीर्थंकरों के तो देवता शक्रेंद्र महाराज लगा देते हैं अमृत हाँ, रस। तीर्थंकरों के रहता है, पर युगलिकों के जन्म से होता होगा, या माँ बाप कुछ लगाते होंगे, कोई वहां की चीज रहती होगी कि वो अंगूठे में लगा दिए, जैसे अपने जापे और में कुछ चीजें देते हैं ना, ये खाने की वो पीने की, कुछ होता होगा, लेकिन स्तनपान नहीं करते, ये तो है उल्लेख। ठीक है, या तो स्वभाव से ही, जैसे देखो भुज परिसरवादी जन्मते ही हवा का आहार कर लेते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है ना। अच्छा। जलचर जो होते हैं जन्मते ही जल का आहार, जल के स्नेह का आहार कर लेते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है उससे। बाद में ठीक है वो खाते पीते हैं, तो इनके एक हफ्ता बाद तो फिर ये खाते ही हैं। अच्छा। और आंटी तिर्यंश युगलिक मतलब क्या होता है आंटी? अब ऐसे ही दो के साथ दो जोड़े से जन्मते हैं और साथ में रहते? बिल्कुल, वो सभी देवगतिगामी होते हैं, उनमें वज्र ऋषभ नारद सहन नहीं होता है। जो सन्नी तिर्यंश होते हैं उनमें सभी हो सकता है। कृपा करें आंटी 6-7 डाउट्स हैं, 15 से 31 हो गए, क्या करना है? लिख लो ना नाम, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आप जैसे बोलो वैसे। नेक्स्ट क्लास नहीं हो गए, 337 हो गए, नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। फ्राइडे को क्लास रहेगी सर, मीटिंग एंड करिए ज्योति जी। हाँ श्वेता जी करती हूँ। हाँ।